Hello everyone, good evening. Good evening, all of you. Welcome to our YouTube channel Nimbus Learning powered by Engineers Academy. हम लोग हमारे जेई एंड ए एग्जाम के लिए क्वेश्चन सीरीज को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा 7th क्लास है। 6 क्लासेस हम लोग बात कर चुके हैं। हम लोग ट्रांसमिशन यानी पावर सिस्टम से रिलेटेड हमारे ट्रांसमिशन के लिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कल हमारे 65 क्वेश्चन तक हो गए थे। हमारा 72 क्वेश्चन वी वर टॉकिंग अबाउट, 66 क्वेश्चन, 65 के बाद हमारा 66 क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ जाइए। 66 क्वेश्चन पढ़िए और मुझे इसका आंसर दीजिए। क्या क्वेश्चन है? द सर्ज इम्पीडेंस ऑफ अ 100 किलोमीटर लॉन्ग अंडरग्राउंड केबल इज 50 ओम। द सर्ज इम्पीडेंस ऑफ 10 किलोमीटर लॉन्ग सिमिलर केबल वुड बी व्हाट? गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। सर जी सिविल इंजीनियरिंग की क्लास है। सिविल इंजीनियरिंग की क्लासेस भी चल रही हैं, सोइल चल रहा है। आप दोबारा सर्च कीजिए निम्बस लर्निंग पर, इलेक्ट्रिकल और सोइल दोनों की क्लास है। सोइल की क्लास भी आपको मिल जाएगी, है ना? हाँ, यहाँ आ जाइए। देखो, आप लोगों को केबल की लेंथ दे रखी है 100 किलोमीटर, उसका रेजिस्टेंस दे रखा है केबल का। ठीक है, अगर लेंथ को 100 किलोमीटर से 10 किलोमीटर कर दिया जाए तब आप लोगों से नया रेजिस्टेंस पूछा है। ठीक है, गिव मी द आंसर। 50 मैक्स टू मैक्स लोगों का आंसर 50 आ रहा है, बिल्कुल। और बताइए, और बताइए। 50 ओम। सर्ज इम्पीडेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ ट्रांसफर। बिल्कुल पीयूष, बिल्कुल। देखिए, देखो यहाँ पर आप लोगों से सर्ज इम्पीडेंस पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले तो बात कर लें सर्ज इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट मोड ऑफ जेड अपॉन मोड ऑफ वाई। ये मोड ऑफ जेड एंड मोड ऑफ वाई क्या है? ये सीरीज इम्पीडेंस है और ये शंट एडमिटेंस है। ध्यान रखना, दोनों एलिमेंट हमारे पास पर यूनिट लेंथ के हैं, पर यूनिट लेंथ के 1 किलोमीटर के लिए। अगर आप जेड को ओपन करें तो ध्यान रखना, जेड में हमारे पास होता है रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस। सीरीज में हमारे पास लाइन में क्या क्या होता है? रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। अगर मैं वाई यानी एडमिटेंस की बात करूं तो शंट में हमारे पास होता है जी यानी कंडक्टेंस प्लस जे ओमेगा सी। आप लोग अगर इसी इसी सर्ज इंपीडेंस को या कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस को लॉसलेस लाइन के लिए अगर बात करें, किसके लिए बात करें? लॉसलेस लाइन के लिए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सी लाइन के लिए। फॉर लॉसलेस लाइन हमारे पास, रिमेंबर दिस थिंग, कि हमारे पास आर एंड जी दोनों का वैल्यू 0 होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखना, लॉसेज आर और जी में ही होते हैं। बताओ, आर और जी को अगर मैं नेग्लेक्ट कर दूं तो हमारे पास ऊपर बचेगा सिर्फ जे ओमेगा एल और नीचे जे ओमेगा सी। दैट इज अंडर रूट एल बाई सी। ध्यान रखना, ये हमारे पास सर्ज इंपीडेंस का फॉर्मूला है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ओवरऑल सर्ज इंपीडेंस। क्लियर? ध्यान रखना, लेंथ पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। तो चाहे लेंथ 100 किलोमीटर हो चाहे 10 किलोमीटर हो, सर्ज इंपीडेंस का वैल्यू लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, यानी 50 ओम का 50 ओम ही रहेगा। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। वन मोर थिंग, सर्ज इंपीडेंस से आप लोगों के पास कई बार क्वेश्चन आ जाता है। सर्ज इंपीडेंस ध्यान रखना, आप लोगों ने देखा कि जैसे आप लोगों ने लॉसलेस लाइन ली जिसके लिए सर्ज इंपीडेंस डिफाइंड होता है, लॉसलेस लाइन के लिए आर और जी तो कैंसिल आउट हो गए, यानी आर और जी तो जीरो हो गए। बचा जे ओमेगा एल अपॉन जे ओमेगा सी में। मुझे बताओ, जे ओमेगा से जे ओमेगा कट गया। इट मीन्स मुझे बताइए जे वाला पार्ट कट गया, यानी इमेजिनरी पार्ट कैंसिल आउट हो गया। इट मीन्स आप लोगों का जो अंडर रूट एल बाई सी है ये एक रियल नंबर होगा, प्योर रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब है, जब भी आप कभी इंपीडेंस निकालते हैं तो एक्चुअल में इसके दो पार्ट होते हैं, एक आर और प्लस दूसरा जे एक्स। ध्यान रखना, इसके रियल नंबर को हम रजिस्टर कहते हैं और इसके इमेजिनरी नंबर को, इमेजिनरी पार्ट को हम रिएक्टेंस कहते हैं। मुझे एक बात बताओ, यहाँ इमेजिनरी पार्ट तो कैंसिल आउट हो गया, जे तो कट गया है, यानी ये हमारा एक प्योर रियल नंबर होगा। ध्यान रखना, जेड के पास अगर प्योर रियल नंबर की बात चल रही हो तो ये एक प्योर रजिस्टर होता है। तो रिमेंबर दिस थिंग वेरी केयरफुली कि सर्ज इंपीडेंस, ध्यान रखना, एक प्योर रियल नंबर कह दो या प्योर रजिस्टिव नेचर का होता है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है ना? ये कई बार पूछ लिया जाता है क्या, कि आप लोगों का सर्ज इंपीडेंस कौन से नेचर का होता है? तो रिमेंबर दिस थिंग, इट इज ऑफ द नेचर ऑफ प्योर रजिस्टिव। प्योर रजिस्टिव क्यों कहा? क्योंकि हमारे पास जे ओमेगा से जे ओमेगा कैंसिल आउट, प्योर रियल नंबर है। तो ध्यान रखना, प्योर रियल नंबर की अगर हम लोग बात करें तो प्योर रियल नंबर में हमारे पास जेड का प्योर रियल पार्ट जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है, तो आप लोगों का रजिस्टिव प्रॉपर्टी का होगा। क्लियर होगा आई थिंक? तो ध्यान रखना, सर्ज इंपीडेंस लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, कौन से नेचर का होता है? प्योर रजिस्टिव, प्योर रजिस्टिव, प्योर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। आई थिंक सभी लोगों का आंसर ठीक है लगभग। ठीक है, यहाँ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। आई थिंक इसी तरह का एक क्वेश्चन हम लोगों ने कल भी किया था। स्ट्रिंग एफिशिएंसी पूछा है आप लोगों से। क्या पूछा हुआ है? स्ट्रिंग एफिशिएंसी। गिव मी द आंसर फॉर द स्ट्रिंग एफिशिएंसी। स्ट्रिंग एफिशिएंसी, दिस वन। गिव मी द आंसर। 75% आ रहा है, डी आ रहा है, डी। बात करते हैं, बाकी लोग निकालिए।
क्या फॉर्मूला है स्ट्रिंग एफिशिएंसी का? एवरीवन नोज इट इज बी अपॉन कितनी स्ट्रिंग है देखो, सॉरी कितनी यूनिट्स है, 4 यूनिट्स, तो 4 इंटू V4 इंटू हमारे पास 100% तो हो गई, ठीक है। 4 इज ओके। V4 के बारे में क्या कहा है? V4 के बारे में कहा है कि बॉटम मोस्ट यूनिट का 33.33% है टोटल वोल्टेज का। इट मीन्स आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना 33.33 आप लोग लिखेंगे, या आप कह दें इट इज 0.3333, और ये V तो है टोटल वोल्टेज का परसेंटेज दे रखा है, ठीक है। सॉल्व करें इसे आप लोग, ठीक है, सॉल्व करें आप लोग, तो इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों का 75%। बी से भी कट जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कल डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। कल 25% दिया था, क्या 25% ऑफ द टोटल, आज 33.33% दिया हुआ है, तो आई थिंक सिंपल क्वेश्चन है। एफिशिएंसी का आई थिंक क्वेश्चन क्लियर होगा, क्लियर। कल 10 डिस्क का क्वेश्चन था शायद से, आज हमारे पास 4 डिस्क का क्वेश्चन। मैक्सिमम लोगों का आंसर सही है, ठीक है ना। अब तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, काफी कंसेप्ट पढ़ चुके हैं इसलिए। यहाँ आ जाइए, गिव मी द आंसर। द डिजाइन ऑफ इंसुलेशन फॉर सिस्टम अबव 400 किलोवोल्ट इज बेस्ड ऑन द व्हाट, इसके बारे में भी हम लोग लगभग बात कर चुके हैं। गिव मी द आंसर फॉर दिस वन, गिव मी द आंसर फॉर दिस वन, दिस वन, हाउ मच इट इज। इंसुलेशन, इंसुलेशन किस पे डिपेंड करता है? दिस इज द डिजाइन ऑफ इंसुलेशन। इंसुलेशन वोल्टेज पे डिपेंड करता है। बताइए, वोल्टेज के केस में हम लोग बात करें तो मैं आपको पहले भी बात कर चुका हूं, ध्यान रखना। वोल्टेज का मतलब है हमारे पास सबसे ज्यादा वोल्टेज कब होता है? द डिजाइन ऑफ इंसुलेशन। तो इंसुलेशन हमारे पास वोल्टेज के लिए सबसे ज्यादा कब होता है? स्विचिंग के टाइम पर। तो आई थिंक आप लोगों का आंसर क्या आ जाएगा? आपका स्विचिंग सर्जेस, स्विचिंग सर्जेस, ठीक है ना। द डिजाइन ऑफ इंसुलेशन फॉर सिस्टम अबव 400 किलोवोल्ट इज बेस्ड ऑन द स्विचिंग सर्जेस। ध्यान रखना, बहुत हाई वोल्टेज के लिए चले जाएं, 400 किलोवोल्ट से अबव चले जाएं, तो ध्यान रखना हमारे पास देन हमारे पास आंसर क्या हो जाता है? स्विचिंग सर्जेस हमारे पास आंसर हो जाता है। क्लियर है? आई थिंक वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, ठीक है। अनन्या का आंसर सी है। अनन्या ध्यान रखना, सिस्टम वोल्टेज लेवल पे डिपेंड करता है, हाँ बिल्कुल, लो वोल्टेज पर, ठीक है ना। स्विचिंग सर्जेस वी हैव टॉक्ड अबाउट इट। स्विचिंग के बारे में मैं आप लोगों से बात कर चुका हूँ कि स्विचिंग के टाइम पर, यानी कल ही बात करी थी शायद हमने, स्विच ऑन या ऑफ करते टाइम करंट के सडन चेंज का अपोज करता है इंडक्टर, और इंडक्टर हाई वोल्टेज स्ट्रेस क्रिएट करता है, ओवर वोल्टेज का प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम लोग चलेंगे। ये क्वेश्चन भी हमारा लगभग डिस्कस हो चुका है कल। दिस इज बंडल कंडक्टर्स इन EHV ट्रांसमिशन लाइन प्रोवाइड्स व्हाट। बंडल कंडक्टर क्या प्रोवाइड करवाएगा? गिव मी द आंसर। सिस्टम प्रोवाइड व्हाट? बंडल कंडक्टर। अच्छा क्वेश्चन है राजेंद्र। आपने 400 किलोमीटर कहाँ आ गया? 400 किलो वोल्ट था राजेंद्र। 400 किलो वोल्ट से नीचे के वोल्टेज को, राजेंद्र ध्यान रखना, हम लोग यहाँ पर 400 से ऊपर वाली को तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन कहते हैं। 220 के ऊपर वाली को, नॉट 400, 220 किलोमीटर, 220 किलो वोल्ट के ऊपर। उसके बाद हम स्विचिंग के बारे में बात करते हैं, अदरवाइज नीचे नीचे आपका सी आंसर हो जाता, सिस्टम ओवर वोल्टेज, ठीक है ना। क्लियर होगा आई थिंक। इसके बारे में बताएं, सी आंसर आ रहा है, और बताएं। यहाँ आ जाइए, मुझे बताइए, वी आर टॉकिंग अबाउट द बंडल कंडक्टर। बताइए, बंडल कंडक्टर हमारी इफेक्टिव रेडियस को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। एवरीवन नोस कि बंडल कंडक्टर का काम क्या है? रेडियस को बढ़ाना। अच्छा, रेडियस बढ़ने से मुझे बताओ लाइन रिएक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? बताओ, लाइन का रिएक्टेंस किस पे डिपेंड करता है? इंडक्टेंस पर। तो ध्यान रखना, सबसे पहले अगर मैं लाइन रिएक्टेंस की बात करूं तो ओमेगा एल फॉर्मूला होता है, ओमेगा को तो बाहर रखो, एल का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज म्यू अपॉन 2 पाई एल एंड डी अपॉन आर। आर डैश होता है, आर लिख लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, दैट इज ओके। इफ यू वांट टू राइट डाउन आर डैश देन आर डैश भी लिख सकते हो, ठीक। ध्यान से बताना, बंडल कंडक्टर ने रेडियस बढ़ाया, बताओ रेडियस के बढ़ने की वजह से हमारे पास रिएक्टेंस रिड्यूस होगा, बट यहाँ तो इंक्रीज लिखा हुआ है, यानी ए वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, रिड्यूस होना चाहिए था। दूसरा जाओ, रिड्यूस लाइन कैपेसिटेंस, बात कर लेते हैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। यहाँ आ जाइए, अगर मैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो everyone knows the formula is q, sorry, 2 pi epsilon upon l and d upon r. This is the formula, this is the formula। बताइए, हमारे पास बंडल कंडक्टर रेडियस बढ़ा देता है, सॉरी दिस वन, बंडल कंडक्टर रेडियस बढ़ा देता है, और आपको याद है रेडियस बढ़ेगा तो ये ओवरऑल वैल्यू घटेगा और डिनोमिनेटर घटेगा, ओवरऑल डिनोमिनेटर घटेगा, तो हमारा सी बढ़ेगा। देखो आप लोगों को यहाँ क्या दे रखा है? लाइन कैपेसिटेंस बढ़ना चाहिए था, बट यहाँ तो रिड्यूस लिखा हुआ है, ये भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिड्यूस वोल्टेज ग्रेडियंट। ध्यान से याद रखना, ग्रेडियंट वर्ड आ जाए,
ध्यान रखना, एक होता है वोल्टेज और एक होता है वोल्टेज ग्रेडियंट। वोल्टेज ग्रेडियंट का मतलब हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस से है, जो मैं आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूं पहले केबल में। जी इज इक्वल टू होता है वी अपॉन आर एल एन कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। आई थिंक वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, हम लोग इस बारे में बात कर चुके हैं। ध्यान से समझना, ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बताओ बंडल कंडक्टर, बताओ ये वाले आर का जो एल एन के अंदर है उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा या बाहर वाले आर का? तो एवरीवन नोस कि बाहर वाले आर का ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा जी पर। तो ध्यान रखना, हमारे पास बंडल कंडक्टर रेडियस को क्या कर रहा है? तो बंडल कंडक्टर हमारे पास रेडियस को बढ़ा दे रहा है। ध्यान रखना, रेडियस बढ़ेगी तो हमारे वोल्टेज ग्रेडियंट का वैल्यू रिड्यूस होगा। देखो रिड्यूस वोल्टेज ग्रेडियंट सही दे रखा है। क्लियर? इंक्रीज्ड कोरोना लॉस, तो आई थिंक ये तो होगा ही नहीं। पूरा कोरोना लॉस का फॉर्मूला लिखने से मतलब नहीं है, हमने कई बार लिखा है। यू नो कि बंडल कंडक्टर का मेन काम ही क्या है? कोरोना लॉस को रिड्यूस करना, बट यहाँ तो इंक्रीज लिखा हुआ है। दिस विल बी ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है ना? आई थिंक आप लोगों को हर चीजें क्लियर होंगी। तो आप लोगों का फिलहाल कौन सा आंसर सही है? सी इज द करेक्ट आंसर। मैंने सबके साथ आप लोगों को रिलेशन बता दिया है, ठीक है ना? आप लोगों का रिएक्टेंस, कैपेसिटेंस, वोल्टेज ग्रेडियंट एंड ऑल दैट क्लियर होगा आई थिंक। चलें। ओके, बिल्कुल बिल्कुल चिंटू, बाहर वाला ज्यादा अफेक्ट करेगा, ठीक है ना? क्लियर होगा। चलें नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। फॉर अ गिवन पावर डिलीवर्ड, अरे वाह, ये काफी दिनों से कोई क्वेश्चन पूछ भी रहा था। फॉर अ गिवन पावर डिलीवर्ड इफ द वर्किंग वोल्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर लाइन इज इंक्रीज टू n टाइम्स, देन आप लोगों का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटर का वोल्टेज जो है वो आप लोगों का इंक्रीज टू n टाइम्स हो गया है, n टाइम इंक्रीज कर दिया है। तो आप लोगों से क्रॉस सेक्शनल एरिया पूछा हुआ है कि ए के बारे में क्या हो जाएगा एरिया? 1/n n² एंड ऑल दैट। अच्छा, आंसर आना भी शुरू हो गए, बी वाला आंसर आ रहा है। मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर बी। बी 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 बी। किसी का ए भी आया है? नाउ लिसन, लिसन वेरी केयरफुली। आई थिंक सबको इसका आंसर पता होगा, एक्सप्रेशन यानी डेरिवेशन बहुत कम लोगों को या शायद कुछ लोगों को पता हो, ठीक है ना? ध्यान से समझना, शायद आप लोगों को थोड़ी हेल्प मिले, जिनको पता हो उनको भी। लिसन वेरी केयरफुली, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटर। किसके बारे में बात कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटर लाइन। ध्यान रखना, हमारे पास मेनली दो लाइन होती हैं। हमारे पास या तो डिस्ट्रीब्यूटर होगा या फीडर होगा। दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो फीडर या डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है? दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ जाइए आप लोग, हम लोग यहाँ बात करेंगे हियर। हियर लेट्स टॉक अबाउट द फीडर। सपोज ये क्वेश्चन सबसे पहले अगर मैं फीडर के बारे में डिस्कस करना चाहूँ, सपोज अगर यहाँ पर क्वेश्चन फीडर में पूछ रहा होता कि किसी फीडर में वोल्टेज n टाइम्स इंक्रीज कर देने पर एरिया पर क्या फर्क पड़ेगा, ये पूछा होता तब क्या होता? ठीक है, यहाँ आ जाइए। क्या पूरा है रवि ने? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेट ऑफ कंडक्टर वॉल्यूम ऑल्सो रिलेशन, ऑल्सो सेम रिलेशन। क्लियर है? हाँ बिल्कुल, वो तो बात एक ही है, एरिया वेट और वॉल्यूम बात एक ही है, ठीक है ना? यहाँ आओ, देखो फीडर का बहुत ध्यान से समझना ना, सभी लोग यहाँ बोर्ड पर ध्यान से ध्यान रखना। हमारे पास फीडर के बारे में देखो, दो चीजें, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन कभी भी ट्रांसमिशन के लिए आए, ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है ना, किसके लिए आए? ट्रांसमिशन के लिए। तब ध्यान रखना, आपके पास एरिया जो होता है वो वोल्टेज के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वोल्टेज के स्क्वायर के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है? इसका मतलब आप लोगों से क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या? कि वोल्टेज को n टाइम्स बढ़ा दिया गया, तो बताओ एरिया n² टाइम्स गिर जाएगा। यानी आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि आप लोगों का नया एरिया पुराने एरिया का डिवाइड बाई n² हो जाएगा। ये तो बात हो गई ट्रांसमिशन में, ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में मैं बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन में, ट्रांसमिशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन के हम लोगों ने पार्ट पढ़े हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास दो पार्टीशन होते हैं, पहला फीडर, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर, तीसरा सर्विसमैन। सर्विसमैन में तो हमारे पास सिर्फ केबल को कनेक्ट करने के काम आती है, डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमर को कनेक्ट करने के लिए छोटी केबल होती है। यानी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास दो टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक आता है फीडर के लिए,
जैसे कि अभी जो क्वेश्चन दे रखा है वो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए दिया हुआ है, तो पहले मैं फीडर के बारे में बात करता हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं फीडर के बारे में बात करूं तो फीडर का डिजाइनिंग किस पे डिपेंड करता है, मैंने आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का थ्योरी भी आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, तो मैंने आपको बताया था इट्स डिजाइनिंग बेस्ड ऑन करंट कैरिंग कैपेसिटी, करंट कैरिंग कैपेसिटी, जो हमारे पास एक स्टूडेंट ने जवाब भी दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाए, सर पावर सिस्टम कंप्लीट थ्योरी प्लस एमसीक्यू कराएं सर आप जैसा पूरा यूट्यूब में। कोई नहीं, देखो ये तो जो भी है चल रहा है अभी, फिर देखते हैं क्या है क्या नहीं है ना। यहाँ आ जाओ, इट इट्स डिजाइनिंग बेस्ड ऑन द करंट कैरिंग कैपेसिटी, करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। यहाँ आ जाइए, लिसन वेरी केयरफुली। हमारे पास ध्यान रखना, किसी भी कंडक्टर की करंट कैरिंग कैपेसिटी पर ही हमारा यहाँ क्या डिपेंड करता है, फीडर। हमने थ्योरी पढ़ाया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल पंकज एकदम करेक्ट, बिल्कुल रश्मि, करंट कैरिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक। यानी कि पूरा का पूरा फीडर में हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि पूरा डिजाइनिंग करंट पे डिपेंड करता है, यानी ओवरऑल सारा रिलेशन करंट से है, ठीक है। अब मान लो आप लोगों को एक पर्टिकुलर पावर का ट्रांसमिशन करना है एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर, तो P बराबर क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, V इंटू आई, ठीक है ना। ध्यान रखना, फीडर और डिस्ट्रीब्यूटर से जाने वाली पावर हमेशा कांस्टेंट होती है, पावर हमेशा कांस्टेंट होती है, पावर आप कभी भी चेंज नहीं करते। ध्यान रखना, अगर आप लोगों के पास वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट घटेगा, और वोल्टेज घट रहा है तो करंट बढ़ेगा। ये दोनों में से एक बढ़ता है और एक घटता है, ताकि पावर का वैल्यू क्या बना रहे, हमेशा कांस्टेंट, चाहे फीडर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, ट्रांसमिशन लाइन हो, हर जगह ये बात तो फिक्स है, ठीक है। आगे आ जाएं, मुझे बताइएगा, इस वक्त आप लोगों ने अपने वोल्टेज को बढ़ाकर एनवी कर दिया है, एनवी का मतलब एन टाइम्स वोल्टेज बढ़ा दिया है। तो बताओ, इस केस में जब वोल्टेज को एन टाइम्स बढ़ा दिया तो करंट एन टाइम्स क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, तो करंट आई अपॉन एन हो जाएगी। ध्यान रखना, आई थिंक ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। कांस्टेंट पावर के लिए इट इज इंपॉर्टेंट, प्रीति ने पूछा सर स्क्रीन इफेक्ट में इंटरनल इंडक्टेंस ज्यादा होता है कि कम। प्रीति ये हम लोगों की फर्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, कम हो जाता है ना। आप इसका पूरा एक्सप्लेनेशन प्रीति फर्स्ट या सेकंड लेक्चर है हमारा, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ आ जाए, ये लिसन वेरी केयरफुली, V डैश इज इक्वल टू एन वी, एंड ध्यान रखना वोल्टेज एन टाइम्स बढ़ा दिया तो करंट एन टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो आई डैश इज इक्वल टू आई बाई एन हो जाएगा। क्लियर है ये? नाउ लिसन वेरी केयरफुली, बताओ पूरे फीडर का डिजाइनिंग करंट पर ही बेस्ड था, और करंट इस वक्त क्या हो चुकी है, 1/n। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि करंट एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आप किसी वायर में जितना ज्यादा करंट फ्लो करवाना चाहते हो, आप जानते हो कि जिस वायर में जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उसमें उतने ही ज्यादा आई स्क्वायर आर लॉस होंगे। जितने ज्यादा आई स्क्वायर आर लॉस होंगे उतना ही मोटा आपको वायर लेना पड़ेगा, अदरवाइज वो वायर उस हाई पावर लॉसेस की वजह से हीट डेवलप होगी और टेम्परेचर बढ़ेगा और वायर पिघल जाएगा। तो ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए कि वोल्टेज रेटिंग, तो मैं आप लोगों से एक क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, वोल्टेज रेटिंग डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पर, वोल्टेज रेटिंग डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पर, और करंट रेटिंग डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया में, करंट रेटिंग डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। क्लियर है? क्लियर, ध्यान से समझना, हमारे पास करंट क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करती है। बताओ करंट 1/n टाइम्स हो गई है, तो बताओ हमारे पास एरिया भी कितना हो जाएगा, तो ध्यान रखना हमारे पास एरिया A/n टाइम्स हो जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर आप लोगों का फीडर का कभी भी क्वेश्चन आए तो बताओ आप लोग एरिया के लिए क्या लिखोगे, एरिया क्या हो जाता है, तो रिमेंबर दिस थिंग, तो आप लोग बताओगे कि ध्यान रखना वोल्टेज को n टाइम्स बढ़ाने पर एरिया 1/n टाइम्स हो जाता है, एरिया 1/n टाइम्स हो जाता है। ध्यान रखना, यहाँ सीधा एरिया के हिसाब, करंट के हिसाब से एरिया को हमने डिफाइन किया, करंट के हिसाब से क्यों किया सर, क्योंकि फीडर की डिजाइनिंग किस पर डिपेंड करती है, करंट कैरिंग कैपेसिटी पर। तो ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, क्या कि फीडर का कभी भी क्वेश्चन आए, फीडर का कभी भी क्वेश्चन आए तो आप लोग आंसर कितना देंगे, वोल्टेज एन टाइम्स बढ़ाने पर ये कितना हो जाता है एरिया, 1/n टाइम्स, एन टाइम्स वोल्टेज करने पर एरिया कितना, 1/n टाइम्स। ये हो गया फीडर, आई थिंक क्लियर होगा, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। यहाँ आ जाए, फीडर के बाद किसके पास चलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर के पास चलेंगे। यहाँ जाओ, डिस्ट्रीब्यूटर, 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 लेट्स टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटर नाउ। सपोज सेकंड हम लोग बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में, फीडर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में, ठीक है, क्लियर होगा। ओके, नाउ लिसन वेरी केयरफुली,
डिस्ट्रीब्यूटर, मैंने आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटर का डिजाइनिंग किस पे डिपेंड करता है? इट्स डिजाइनिंग बेस्ड ऑन इट्स डिजाइनिंग बेस्ड ऑन वोल्टेज ड्रॉप। पढ़ाया हुआ है आई थिंक, मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया है। कई लोग गलती करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर का डिजाइनिंग वोल्टेज पे बोल देते हैं, इट इज अकॉर्डिंग टू वोल्टेज ड्रॉप। बिल्कुल रश्मि, बिल्कुल पीयूष, दिस इज करेक्ट कि आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूटर का डिजाइन वोल्टेज ड्रॉप पे डिपेंड करता है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, मुझे ध्यान से बताना। आप लोगों के किसी भी सिस्टम में वोल्टेज ड्रॉप क्या होते हैं? तो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं आई इंटू जेड। किसी भी लाइन में हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप क्या होंगे? आई इंटू जेड। वोल्टेज ड्रॉप कहाँ होते हैं? पैरेलल में, सीरीज में? ऑफ कोर्स वोल्टेज ड्रॉप होते हैं सीरीज में। क्लियर है? राजीव बोल रहे हैं सर फ्लक्स लिंकेज तो मिडिल में कंडक्टर के साथ ज्यादा होता है, तो फिर इंटरनल। राजीव अभी वो डिस्कस नहीं करेंगे ना, वो हम लोग फर्स्ट और सेकंड क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना? तो आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ा आई थिंक सही रहेगा सर, फ्लक्स लिंकेज तो मिडिल वाले कंडक्टर में। अभी तो ये चल रहा है ना हमारा, स्किन इफेक्ट में कहाँ आ रहे हैं आप लोग हैं? बन जाता है तो फीडर होगा सर, एरिया तो एक बार बन जाता है तो वही रहता होगा ना फीडर में, बार बार चेंज नहीं करते होंगे ना? आयुष, हम लोग एरिया चेंज नहीं करते हैं, इफेक्टिव एरिया चेंज हो जाता है। आप लोगों ने स्किन इफेक्ट में पढ़ा होगा, एक एरिया होता है, मैंने आपको स्किन इफेक्ट में पढ़ा, एक एरिया होता है जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, और एक होता है इफेक्टिव एरिया। आपको याद है इफेक्टिव एरिया स्किन इफेक्ट की वजह से कम हो जाता है और इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो यहाँ पर भी वही बातें चल रही है क्या? इफेक्टिव एरिया घट रहा और बढ़ रहा है, ठीक है ना? इफेक्टिव एरिया घटा और बढ़ रहा है। यहाँ तो ये बात हो रही है कि मान लो पहले आप लोग कोई ट्रांसमिशन किस पर कर रहे थे, सपोज 66 केवी पर कर रहे थे, आपने उसको एन टाइम्स बढ़ा दिया, यानी आप कह रहे हो नहीं यार मैं तो बताऊं 132 केवी पे ट्रांसमिशन करूंगा, तो हम लोग फिर आपसे कहा गया कि ट्रांसमिशन लाइन कितने वायर की बनाए? तो जो 66 केवी पर पहले पहले से 66 केवी पर जो हम लोग फिक्स करके बैठे थे, यार 66 केवी की लाइन लेंगे तो ये डाया लेंगे। बताओ अब 132 केवी की करते हैं, अब डाया क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही वोल्टेज को दुगना करोगे हमारा एरिया हाफ हो जाता है, क्योंकि 1/n टाइम्स हो जाता है, ठीक है ना? वो एक बार डिजाइन करने के बाद में, डिजाइन करने से पहले की बातें चल रही है, ठीक है ना? यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए। वी आर टॉकिंग अबाउट कि वोल्टेज ड्रॉप पे डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूटर का डिजाइनिंग। अभी तो डिजाइनिंग चल रही है ना, अभी अभी बना थोड़ी ना दी है, अब चल रही है, अब धीरे धीरे होगा, ठीक है ना? वोल्टेज ड्रॉप 5% होता है, बिल्कुल शकल 5% वोल्टेज ड्रॉप हम लोग अलाउ करते हैं, ठीक है ना? यहाँ जाओ। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू कितना होता है? आई इंटू जेड, ठीक है? बताइए ओवरऑल वोल्टेज ड्रॉप किस पे डिपेंड कर रहा है? तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ओवरऑल वोल्टेज ड्रॉप का वैल्यू हमारे पास मेन इंपीडेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है? करंट तो जो फ्लो हो रही है दैट इज ओके। ध्यान रखना आपकी लाइन का सीरीज इंपीडेंस जितना ज्यादा होगा, लाइन में वोल्टेज ड्रॉप भी उतने ही ज्यादा होंगे, लाइन का वोल्टेज ड्रॉप भी हमारे पास उतने ही ज्यादा होंगे। क्लियर है ना? पंकज पूछ रहे हैं इफेक्टिव एरिया मीन यूजफुल एरिया है ना सर? बिल्कुल, इफेक्टिव एरिया या यूजफुल एरिया बात एक ही कहें, ठीक है ना? आपको याद है ना स्किन इफेक्ट में जैसे हम लोग पढ़ते थे, सिर्फ ये एरिया काम आ रहा था, सरफेस सरफेस से अंदर वाला एरिया क्या पड़ा हुआ था? खाली। तो इफेक्टिव एरिया ये वाला जहां पर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना? आई थिंक पंकज क्लियर होगा। यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए। अभी चीजों को मिक्स मत करो, यहाँ पर आ जाओ, ठीक है ना? सब चीजें पहले थ्योरी पढ़ाने तो दो, फिर बात करेंगे ना इफेक्टिव एरिया एंड स्किन इफेक्ट बात कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चन कुछ लोग स्किन इफेक्ट का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अभी मिक्स मत करो, देखो चीजों को जो चल रही है वो चलने दो, क्योंकि नए स्टूडेंट्स आते जा रहे हैं, वो अपने पुराने डाउट्स पूछते जा रहे हैं। पुरानी क्लासेस देखो सब चीजें डिस्कस हो चुकी है ना? उनको रिकॉल करो, फिर कोई दिक्कत आए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं, उस पर पूछो आप लोग, ठीक है ना? यहाँ पर आओ, बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यू कर रहे हैं, जाहिर यहाँ आइए। देखो डिस्ट्रीब्यूटर डिपेंड करता है वोल्टेज ड्रॉप पर, वोल्टेज ड्रॉप कितना? आई इंटू जेड। वोल्टेज ड्रॉप टोटली हमारे पास किस पे डिपेंड करता है? सीरीज के इम्पीडेंस पर, क्लियर? अब बात आती है सीरीज के इम्पीडेंस पर। जनरली हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर में, हमारे पास आप जानते हैं करंट का वैल्यू तो बहुत कम होता है, ट्रांसमिशन लाइंस में जनरली करंट का वैल्यू ज्यादा, डिस्ट्रीब्यूटर में तो करंट का वैल्यू बहुत कम होता है, तो इंडक्टेंस का ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। हमारे पास मेन इफेक्ट होता है किसका? हमारे पास जेड, जेड में का मतलब है रेजिस्टेंस का। तो ध्यान रखना वोल्टेज ड्रॉप जो मेनली डिपेंड करते हैं वो रेजिस्टेंस पे करते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब आप लोग अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो, नहीं तो जेड से भी समझ सकते हो, अदरवाइज आप जेड की जगह क्या लिख सकते हो? आर, ठीक है? नाउ लिसन, नाउ लिसन। सर आपने नंबर दिया, क्या बात कर रहे हो? क्या हुआ राजेंद्र? अच्छा, अच्छा ये मेरा ऑफलाइन क्लास का स्टूडेंट होगा। अरे इधर देखो, बाकी बातें बाद में। तो ध्यान रखना डेल बी कॉम इज इक्वल टू आई इंटू क्या लिख सकते हैं? आर। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। बताओ वोल्टेज ड्रॉप का पूरा पूरा का पूरा डिजाइन हमारे पास आर पे डिपेंड करता है या जेड पे डिपेंड करता है? मुझे बताओ हमारे पास आर, या तो जेड बोल दो या आर बोल दो, बात एक ही है, ठीक है ना? बताओ जेड या आर का वैल्यू क्या होता है? वी अपॉन आई।
ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पूरा डिजाइनिंग वोल्टेज ड्रॉप पे डिपेंड करता है। वोल्टेज ड्रॉप जेड किस पे डिपेंड करता है? वी अपॉन आई पर। मुझे एक बात बताइएगा, आप लोगों ने वोल्टेज को एन टाइम्स बढ़ाया, एन वी, क्लियर? यहाँ आ जाओ। अगर मैं करंट के बारे में बात करूं तो करंट कितना हो गया है? तो अभी देखा था, ध्यान रखना, पी हमेशा कांस्टेंट रहती है, पी बराबर वी आई। वोल्टेज एन टाइम्स बढ़ गया है तो करंट एन टाइम्स क्या हो जाएगी? घट जाएगी। यानी आप लोगों का ये पॉइंट मैंने फीडर में भी लिखाया था, क्लियर है? यहाँ देखो फीडर में भी लिखा था क्या, वोल्टेज एन टाइम्स बढ़ेगा तो करंट एन टाइम्स क्या हो जाएगी? डिक्रीज। बस मैंने यहाँ पर ही ये भी लिखा है क्या, वोल्टेज एन टाइम्स बढ़ जाएगा तो करंट एन टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर यही वैल्यू लिखनी है। सपोज आप लोग नया नया जेड डैश लिख रहे हो तो वी डैश अपॉन आई डैश लिखो। बताओ वी डैश का वैल्यू कितना हो गया है? एन वी टाइम्स। आई डैश का वैल्यू कितना हो गया है? आई बाई एन टाइम्स। बताओ एन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर वी अपॉन आई। बताओ वी अपॉन आई को आप सिंपली क्या कह सकते हैं? अपना नॉर्मल जेड कह सकते हैं। मुझे ओवरऑल ये बताइए कि आप लोगों का इस वक्त रेजिस्टेंस या आप लोगों का जेड डैश जो भी आप कहें, बताओ कितना टाइम्स हो गया है? एन स्क्वायर टाइम्स। बच्चा बच्चा जानता है कि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस या इंपीडेंस पे डिपेंड कर रहा है और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। आप इसे आर की फॉर्म में चलने दें, दैट इज मोर बेटर। आर का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। बताओ रेजिस्टेंस और एरिया एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब अभी अभी आपका नया रेजिस्टेंस कितना हो गया है? एन स्क्वायर आर टाइम्स हो गया है, एन स्क्वायर टाइम्स हो गया है। तो बताओ एरिया कितना हो जाएगा? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, रेजिस्टेंस और एरिया एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ध्यान रखना, हमारे पास एरिया जो हो जाएगा वो ए अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब आप लोगों के पास अगर डिस्ट्रीब्यूटर का क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना एरिया वन अपॉन एन स्क्वायर, और अगर फीडर का आया तो वन अपॉन एन टाइम्स। ध्यान से सिर्फ एक लॉजिक दिमाग में याद रखो, क्या? फीडर का डिजाइनिंग करंट पे डिपेंड करता है और वोल्टेज एन टाइम्स करने पर करंट वन बाई एन टाइम्स हो जाती है, तो करंट पे डिपेंड करता है तो करंट के अकॉर्डिंग हमारे पास एरिया वन अपॉन एन टाइम्स हो जाएगा। ठीक है ना? ध्यान रखना, फीडर का डिजाइनिंग करंट पे डिपेंड करता है और वोल्टेज को एन टाइम्स बढ़ाने पर करंट वन बाई एन टाइम्स हो जाती है तो एरिया भी वन बाई एन टाइम्स हो जाएगा। क्लियर? क्लियर। यहाँ आ जाओ, डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटर का डिजाइनिंग वोल्टेज ड्रॉप पे डिपेंड करता है और वोल्टेज ड्रॉप आर पे डिपेंड करता है। वोल्टेज ड्रॉप आर पे डिपेंड करता है और अगर आर का फॉर्मूला लिखो तो वी अपॉन आई होता है। वी अगर एन बी टाइम्स हो जाएगा तो आई आई अपॉन आई बाई एन टाइम्स हो जाएगा, जिससे ये एन स्क्वायर आर बनेगा। यानी आप लोगों का वोल्टेज ड्रॉप, ध्यान रखना, डिस्ट्रीब्यूटर का डिजाइन वोल्टेज ड्रॉप पर, वोल्टेज ड्रॉप डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पर और रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया पर। किस तरह से? तो ध्यान रखना, रेजिस्टेंस और एरिया एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ध्यान रखना, रेजिस्टेंस आप लोगों का एन स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा तो एरिया वन अपॉन एन स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब फीडर का क्वेश्चन आए तो आंसर क्या डालना है? वन बाई एन। फीडर का क्वेश्चन आए तो आंसर क्या डालना है? वन बाई एन। डिस्ट्रीब्यूटर का क्वेश्चन आए तो आंसर क्या डालना है? वन अपॉन एन स्क्वायर। आई थिंक क्लियर होगा। अर्पित ने आंसर दिया, सर क्लियर है। बाकी लोग आंसर दो, बाकी लोग आंसर दो। इज इट क्लियर? क्लियर 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 क्लियर। डिस्ट्रीब्यूटर पूछे तो वन अपॉन एन स्क्वायर, फीडर पूछे तो वन बाई एन टाइम्स। क्लियर हो तो बताइए, आगे चलते हैं। आयुष ने लिखा है क्लियर है, बाकी स्टूडेंट्स बताइए इज इट क्लियर, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर का डिजाइन वोल्टेज ड्रॉप पे डिपेंड करता है, वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन देखी तो एन स्क्वायर आर टाइम्स आ रहा था। रेजिस्टेंस और एरिया एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया बताना था तो वन अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, ओके। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने क्लियर आंसर दे दिया है तो हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ आ जाइए, हमारे पास जो क्वेश्चन चल रहा था, बताइए ये क्वेश्चन किसका है? फीडर का कि डिस्ट्रीब्यूटर का? तो आप देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों का एन टाइम्स वोल्टेज को इंक्रीज किया गया है, वोल्टेज इंक्रीज हुआ है एन टाइम्स। डिस्ट्रीब्यूटर का क्वेश्चन है तो ध्यान रखना आंसर क्या हो जाएगा? वन अपॉन एन स्क्वायर। फीडर का क्वेश्चन होता तो वन अपॉन एन हो जाएगा। सर आज इसका कंसेप्ट समझ में आया है, थैंक्स। क्लियर है शुभम? आई थिंक क्लियर होगा। चले, चलिए। तो ध्यान रखें, फीडर और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों का डिजाइनिंग के हिसाब से, फीडर का डिजाइनिंग करंट कैरिंग कैपेसिटी पर, डिस्ट्रीब्यूटर का डिजाइनिंग वोल्टेज ड्रॉप पर। क्लियर? क्लियर। ये आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। गिव मी द आंसर फॉर दिस वन, गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। फॉर ट्रांसमिशन लाइन विद नेग्लिजिबल लॉसेस, the lagging reactive power delivered at the receiving end for a given receiving end voltage is proportional to what? आप लोगों से सिर्फ ये पूछा है कि रिसीविंग एंड पर रिएक्टिव पावर किसके प्रोपोर्शनल होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बताना है आप लोगों को। गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर। पीयूष का आंसर आया है लाइन वोल्टेज ड्रॉप, मींस बी इज द करेक्ट आंसर। ए बी आंसर आ रहा है, स्क्वायर ऑफ लाइन वोल्टेज ड्रॉप।
देखो कोई भी आंसर ना आप मतलब कॉपी पेन लेके बैठा करो, अकॉर्डिंग टू द निकाल के फाइंड आउट करके फिर बताया करो, ठीक है ना? मतलब जो याद है वो मत बताया करो कि तुक्का लगा दो, क्या फर्क पड़ता है? मार्क्स तो कटने हैं नहीं, है? ऐसे मत सोच के आंसर दो, आराम से कॉपी में सॉल्व करो। देखो रिएक्टिव पावर के बारे में, अच्छा मैं रिएक्टिव पावर के बारे में पहले एक बार बात कर भी चुका हूँ। बताओ रिएक्टिव पावर रिसीविंग एंड पर फॉर्मूला क्या होता है? सब लोग जानते हैं, इट्स फॉर्मूला इज वी एस वी आर अपॉन एक्स कॉस डेल माइनस वी आर स्क्वायर अपॉन एक्स। ये फॉर्मूला आई थिंक पता होगा। मैं इस पर आप लोगों को एक न्यूमेरिकल भी करा चुका हूँ। एक दिन वोल्टेज ड्रॉप पूछा था, तो वी आर यहाँ से निकाला था, वी एस 1.2 दे रखा था, वी आर हम लोगों ने निकाला था, दैट वाज 0.148। तो आंसर आपके पास वोल्टेज ड्रॉप का वी एस माइनस वी आर 0.052 पर यूनिट आंसर आया था, ठीक है? थोड़े दिन पहले ही क्वेश्चन किया था। बताइए यहाँ पर हम लोग, मैंने वहीं पर बताया था कि डेल का वैल्यू हम लोग जनरली बहुत लेस, लगभग 0 डिग्री ले लेते हैं। बताइए इसका मतलब कॉस डेल का वैल्यू, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 ले लेते हैं, कौन से स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग? तो एवरीवन नोज इट इज ड्यू टू द ट्रांजेंट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। रीजन बताया था डेल का वैल्यू 0 डिग्री क्यों लेते हैं? ट्रांजेंट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। ट्रांजेंट स्टेबिलिटी के बारे में अच्छे से बताया मैंने, क्या कि ट्रांजेंट स्टेबिलिटी में डेल का वैल्यू कम होता है, टीसी फोल्ड क्लियरिंग एंगल, फोल्ड क्लियरिंग टाइम, इनका वैल्यूज कम होता है, इनर्शिया ज्यादा होता है एंड ऑल दैट, ठीक है ना? बताएं सर, क्वेश्चन है बनवाए थे, ठीक है ना? चलें आगे। नाउ लिसन, बताओ अगर cos डेल का वैल्यू 1 ले लूं तो यहाँ पर क्यू आर इज इक्वल टू हमारे पास कितना बच गया? तो बताओ cos डेल 1 हो गया तो इन दोनों में से कॉमन आएगा वी आर अपॉन एक्स। बताइए यहाँ पर कितना बच गया? वी आर अपॉन एक्स कॉमन ले ले तो वी एस आ जाएगा, cos डेल का वैल्यू 1 हो गया। आगे चलेंगे, वी आर अपॉन एक्स में से वी आर अपॉन एक्स कॉमन ले लिया, वी आर स्क्वायर में से तो यहाँ वी आर बचेगा। मुझे बताइएगा क्यू आर इज ओके, यहाँ पर हमारे पास वी आर अपॉन एक्स। बताइए वी एस माइनस वी आर को क्या कहेंगे? तो वी एस माइनस वी आर को ही हम लोग वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। बताइए आप लोगों के पास यहाँ पर कह सकते हो कि क्यू आर वोल्टेज ड्रॉप के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कौन सा आंसर आ जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइन वोल्टेज ड्रॉप। आई थिंक ये क्लियर होगा, आई थिंक ये क्लियर होगा। क्लियर है? क्लियर 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 इज इट? बी इज द करेक्ट आंसर, लाइन वोल्टेज ड्रॉप। आई थिंक क्लियर होगा, क्लियर होगा। चलें, ठीक है? देखो इस फॉर्मूला से रिलेटेड अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? यहाँ आ जाइए। जिन लोगों ने ए दिया था आई थिंक उनका आंसर क्लियर होगा। वोल्टेज ड्रॉप के स्क्वायर तो कहीं आएगा नहीं ना? स्क्वायर नहीं आता है, ठीक है ना? वोल्टेज ड्रॉप के प्रोपोर्शनल। यहाँ आ जाइए। देखो इसी कैलकुलेशन से रिलेटेड मैं आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट बात करता हूँ। बताइए अभी अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि हमारे पास क्यू आर जो होता है वो वोल्टेज ड्रॉप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक? ठीक। सपोज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एन इंडक्टिव लोड, सपोज अगर मैं यहाँ पर एक इंडक्टिव लोड के बारे में बात करूं, इंडक्टर, इंडक्टर, एवरीवन नोस कि इंडक्टर हमेशा क्यू को क्या करता है? एब्जॉर्ब। और कैपेसिटर रिएक्टिव पावर यानी क्यू को क्या करता है? डिलीवर। बताओ इंडक्टर हमें हमेशा ध्यान रखना क्यू को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब का मतलब क्यू का वैल्यू हमेशा ध्यान रखना इसके लिए पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब लोड इसे हमेशा एब्जॉर्ब करता है। बताओ क्यू का वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब है वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि क्यू और वोल्टेज ड्रॉप एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना? अच्छा क्लियर ही नहीं दिख रहा है भाई? दिखने में कोई इश्यू है क्या? बाकी स्टूडेंट्स बताइए, अगर दिखने में इश्यू है तो फिर मैं लाइट ऑफ करूंगा। बट आई थिंक मेरे ख्याल से तो रोज यही ब्राइटनेस रहती है, तो आई थिंक क्लियर होगा। अगर किसी और को भी दिखने में दिक्कत हो तो बताओ, फिर मैं ब्राइटनेस कम करूंगा। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो सही है, ठीक है? बाकी और किसी को दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। यहाँ पर आ जाए। बताइए वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव होने का मतलब है, वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होता है? वी एस माइनस वी आर, अभी लिखा था हम लोगों ने। बताइए पॉजिटिव का मतलब, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन जीरो। ध्यान रखना ग्रेटर देन जीरो का मतलब है वी एस इज ग्रेटर देन क्या होगा? वी आर। ध्यान रखना यहाँ वी एस और वी आर के वोल्टेज ड्रॉप में मैग्नीट्यूड लिए जाते हैं। बताइए इस मैग्नीट्यूड के हिसाब से, इस मैग्नीट्यूड के हिसाब से बताओ सेंडिंग एंड का वोल्टेज ज्यादा है बट रिसीविंग एंड का वोल्टेज क्या है? कम। यानी रिसीविंग एंड पर, सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड पर आप ज्यादा ब्राइट नजर आते हैं। हाँ ये तो मैं कल ही कह रहा था, है ना? थोड़ा सा कम कर लीजिए। चलो अभी कम करते हैं, ध्यान से समझना। पहले देखो यहाँ वी एस इज ग्रेटर देन क्या है आप लोगों का? वी एस इज ग्रेटर देन वी आर है। ध्यान से समझना, रिसीविंग एंड पर जाते जाते वोल्टेज कम हो रहा है, वोल्टेज कम होता जा रहा है, सेंडिंग एंड पे जाता रिसीविंग एंड पर कम मिल रहा है, यानी जरूर लाइन में क्या हो रहा है? वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है। तो इस बात को आप अच्छे से नोट डाउन कर लें। मैंने आप लोगों को एक बार एक क्लास में आप लोगों की
आप लोगों की क्लास में ही अच्छे से एक बार बताया हुआ भी है क्या, कि ध्यान रखना इंडक्टर हमेशा वोल्टेज का क्या करवाता है, ड्रॉप, और कैपेसिटर वोल्टेज का क्या करवाता है, राइज। या उसका रीजन है कि कैसे करवाता है, दिस इज द प्रोसेस। सर इंडक्टर लैगिंग क्यू को ऑब्जर्व एब्जॉर्ब है, वो एब्जॉर्ब करता है, या लीडिंग क्यू को, लैगिंग को एब्जॉर्ब करता है। राजीव किसको, लैगिंग को। इंडक्टर किसको एब्जॉर्ब करता है, लैगिंग को, ठीक है ना। यहाँ पर आई थिंक पहले बताओ, इज इट क्लियर, क्लियर है। बताओ अगर ये इंडक्टर की जगह क्या कर दूं मैं, कैपेसिटर। ध्यान रखना इंडक्टर तो वोल्टेज का क्या करवाता है, ड्रॉप। सपोज अगर मैं सेकंड वन कैपेसिटर के बारे में बात करूं, तो कैपेसिटर के बारे में मुझे बताइए, यहाँ पर क्यू नेगेटिव होगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी नेगेटिव। क्यू नेगेटिव क्यों, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज, सॉरी क्यू डिलीवर किया जाता है। बताइए इसके नेगेटिव होने का मतलब है लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब है हमारे पास यहाँ वी एस लेस देन वी आर हो जाएगा। बताओ वी आर यानी रिसीविंग एंड का वोल्टेज ज्यादा हो रहा है, ज्यादा होने का मतलब है यहाँ वोल्टेज ड्रॉप नहीं, वोल्टेज राइज हमारे पास हो रहा है। तो ध्यान रखना कैपेसिटर हमेशा वोल्टेज का क्या करवाता है, राइज, जिसे फेरांटी इफेक्ट भी कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल राहुल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फेरांटी इफेक्ट। तो ध्यान रखना वोल्टेज ड्रॉप और क्यू एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। इसी प्रिंसिपल से हमारे पास पता चलता है कि इंडक्टर हमेशा लाइन में वोल्टेज का ड्रॉप और कैपेसिटर हमेशा लाइन में वोल्टेज का राइज करवाता है। क्लियर होगा, आई थिंक क्लियर होगा। चलिए मैं थोड़ा सा लाइट, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर देता हूँ। दिस इज क्लियर होगा आई थिंक नाउ। ब्राइटनेस के बारे में भी आप लोगों का इश्यू क्लियर होगा मेरे ख्याल से, ब्राइटनेस नाउ ओके। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आ जाइए। वही जो हमारा कल लास्ट क्वेश्चन था, मैं सीधे 65 से 72 पर चला गया था गलती से। ये हमारा लास्ट, कल लास्ट क्वेश्चन भी था, मैं गलती से इसी क्वेश्चन पर आ गया था 65 से। गिव मी द आंसर फॉर दिस वन, 72, दिस वन। A voltage control bus is characterized by specified values of what? वोल्टेज कंट्रोल बस। और यहीं पर कल हमारा आवाज चला गया था, ठीक है ना, वहीं पर बात कर रहे हैं। लेकिन किशोर सर बोल रहे थे कि कोई भी पावर डिलीवर नहीं करता है। अनीता सर जो बात कर रहे थे वो पी के बारे में बात कर रहे थे। किसके बारे में बात कर रहे थे, पी के बारे में। अपनी पुरानी क्लासेस देखो, मैंने समझाया हुआ है हमारे पास तीन लोड होते हैं, आर एल एंड सी। रजिस्टर पी के साथ डील करता है, एल और सी को पी से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। आप जो लिख रहे हैं किशोर सर का बात, वो आर के हिसाब से पढ़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि नेटवर्क में आप लोग रजिस्टर की पावर पी के बारे में हर जगह कैलकुलेशन करते हैं, क्यू को आप लोग नेटवर्क में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। आई थिंक अनन्या क्लियर होगा। सर आपको सही बोल रहे थे, बट वो बात पी के लिए थी, नॉट अबाउट द क्यू, ठीक है। क्यू का प्रोसेस अलग है, वो नेटवर्क में नहीं बताया जाता। नेटवर्क में हर जगह पी का ही कैलकुलेशन होता है। चाहे आप एमपीटी थ्योरम पढ़ो, चाहे कुछ भी पढ़ो, पी के बारे में बोलते हैं सर, ठीक है ना। एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द क्यू यानी रिएक्टिव पावर। ठीक होगा आई थिंक अनन्या, क्लियर होगा। आप जो बता रहे हो एकदम क्लियर, क्लियर ओके। यहाँ आ जाइए। हाँ भाई, मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर बी और कुछ लोगों ने इसका आंसर सी भी दिया है। बात कर लेते हैं, कुछ बी और कुछ सी। वोल्टेज कंट्रोल बस, ध्यान से समझना ये बसेस का क्या चक्कर है। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। थोड़ा सा कंसेप्ट को क्लियरली समझते हैं। बसेस का क्या, हमारे पास बसेस का क्या प्रोसेस है, ध्यान से समझना। लिसन वेरी वेरी केयरफुली। सपोज हमारे पास बस नंबर 1 है ये, जिससे एक जनरेटर कनेक्ट है, जनरेटर G1, ठीक है। यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। दिस इज, ये हमारे पास एक बस में यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ, एक बस यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ जाओ, एक बस यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस। बस इसका पूरा फंडा ही क्लियर कर लेते हैं। क्लियर, यहाँ आ जाइए। हमारे पास यहाँ हमारे पास बात करेंगे बस नंबर 1, ये आप लोगों के पास जनरेटर 2 यानी बस नंबर 2। ये आप लोगों के पास लोड, लोड का मतलब बस नंबर 3। एंड ये आप लोगों के पास लोड, लोड का मतलब ये आप लोगों की बस नंबर 4। मुझे बताइए आप लोगों के पास ओवरऑल कितनी बसेस हैं। तो आप लोग देखेंगे कि हम बिल्कुल शक्ल आपका पी एक्टिव पावर होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाइए, रिंग टाइप, रिंग टाइप बोलते नहीं, इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, नॉट अबाउट द रिंग टाइप, रिंग वगैरह की बात नहीं कर रहे, इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, ठीक है। ध्यान से समझना। इसमें कितने बसेस है टोटल, 4 बसेस हैं सर, 4 बसेस। आ जाओ यहाँ पर, कौन कौन सी बसेस हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 4 बसेस है, बस नंबर 1 2 3 4, 4 बसेस है। अच्छा, बसेस के नाम क्या है, तो बताओ बस नंबर 1 पे क्या कनेक्ट है, जनरेटर।
जिस बस पर जनरेटर कनेक्ट हो, ध्यान रखना, उसे हम लोग जनरली जनरेटिंग बस कह देते हैं। ठीक। बस नंबर 2 पर क्या है, इस पर भी जनरेटर कनेक्ट है, तो हम लोग इसे क्या कह देते हैं, जनरेटिंग बस कह देते हैं। बस नंबर 3 पर क्या कनेक्ट है, बस नंबर 3 पर लोड कनेक्ट है, तो बस नंबर 3 क्या हो जाएगी हमारी, लोड बस। दिस इज लोड बस। बस नंबर 4 क्या हो जाएगी हमारी, तो बस नंबर 4 हमारी हो जाएगी, इट इज लोड बस। लोड कनेक्ट है। तो बताओ मेनली हमारे पास कितने टाइप की बसेस होती हैं, दो टाइप की। कौन कौन सी बस, जनरेटर बस एंड लोड बस। जनरेटर बस जिस पे जनरेटर कनेक्ट हो, लोड बस जिस पे लोड कनेक्ट हो। भाई दो ही तरह की बस हो सकती है, या तो जनरेटर या लोड, दो ही चीजें हो सकती है। ठीक है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। यहाँ पर सबसे पहले देखो, यहाँ पर आप लोगों के पास जितनी भी लाइन है वो किन को कनेक्ट कर रही है। देखो ये वाली लाइन जनरेटर को लोड से, ये वाली लाइन जनरेटर को लोड से, ये वाली लाइन जनरेटर को लोड से, ये वाली लाइन जनरेटर को लोड से। यहाँ सभी लाइन जनरेटर को लोड से कनेक्ट करती है। ध्यान रखना, ये चारों लाइन जो यहाँ बनी हुई है, ये सभी एक जनरेटर को लोड से कनेक्ट कर रही है। जनरेटर टू लोड, जनरेटर टू लोड, जनरेटर टू लोड, जनरेटर टू लोड। यहाँ पर एक भी लाइन ऐसी नहीं है जो जनरेटर को जनरेटर से कनेक्ट करे। ध्यान रखना, इस पूरे सिस्टम में अगर कोई ऐसी लाइन में बना दूं जो जनरेटर से जनरेटर को कनेक्ट कर दे, तो ध्यान रखना वो लाइन जो जनरेटर को जनरेटर से कनेक्ट करे, मैं आप लोगों को क्लास में बता चुका हूँ, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, तो इस लाइन को हम टाई लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, टाई लाइन। अरे कमल, स्लैक बस कहाँ से आ गई, अभी आएगी, सब आएगी, सबका बदला लेगा फेजल, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। जनरेटर बस को जनरेटर बस से जो कनेक्ट करे उसे क्या कहते हैं, टाई लाइन। मैक्सिमम लोगों का आंसर भी सही आया, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट। ठीक है। तो बताओ यहाँ पर फिलहाल हमारे पास कितने तरह की बसेस हैं, तो हमारे पास फिलहाल हमारे पास दो टाइप की बसेस है, जनरेटर बस एंड लोड बस। ठीक है। यहाँ आ जाओ। ध्यान रखना, हमारे इन सभी बसेस पर हम लोग जनरली चार क्वांटिटीज कैलकुलेट करते हैं। कौन कौन सी सर, कैलकुलेट करते हैं हम, एक तो पावर पी और एक पावर क्यू। दो ही तरह की पावर होती है मेनली, पी एंड क्यू, और दोनों के कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। वो इन दोनों का कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन होता है, बट मेनली दो ही पावर होती है, पी एंड क्यू। क्लियर। बताओ पी का फ्लो। पी का फ्लो मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं कि पी का फ्लो हमारे पास, ध्यान रखना, डिपेंड करता है वोल्टेज के एंगल पर। मैं आप लोगों से बात कर चुका हूं इस बारे में। वोल्टेज के एंगल को डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्यू का फ्लो किस पे डिपेंड करता है, क्यू का फ्लो वोल्टेज के मैग्नीट्यूड पर। तो ध्यान रखना, क्यू का फ्लो वोल्टेज के मैग्नीट्यूड यानी मॉड ऑफ वी पर। ठीक है। तो हमारे पास ध्यान रखना, पी का फ्लो तो डेल पर डिपेंड करता है, और क्यू का फ्लो हमारे पास वी पे डिपेंड करता है, यानी वोल्टेज के मैग्नीट्यूड पर। पी फ्लो होता है हाई वोल्टेज एंगल से लो वोल्टेज एंगल, और क्यू फ्लो होता है हाई वोल्टेज मैग्नीट्यूड से लो वोल्टेज मैग्नीट्यूड। ठीक है। दिस इज अबाउट द पी एंड दिस इज अबाउट द क्यू। क्लियर। तो ध्यान रखना, इन चारों का वैल्यू कैलकुलेट करने को ही हम लोग लोड फ्लो एनालिसिस कहते हैं। लोड फ्लो एनालिसिस, जिसमें हम लोग लोड फ्लो, लोड का मतलब कौन होता है, पी और क्यू, इसका फ्लो बताओ, पी और क्यू का ही फ्लो होता है लाइन में। तो लोड फ्लो का मतलब है पी और क्यू का फ्लो हम लोग पढ़ते हैं, और पी और क्यू का फ्लो किस पे डिपेंड करता है, पी का वोल्टेज के एंगल पे, क्यू का वोल्टेज के मैग्नीट्यूड पे। इन चारों वैल्यू को निकालना है। ध्यान रखना, हमारे पास ये जो टोटल हम लोगों ने इस वक्त चार बसेस बना रखी हैं, इनमें मेनली दो टाइप की बसेस हैं, एक जनरेटर बस और एक लोड बस। ध्यान रखना, यहाँ हर बस पर इन चार का वैल्यू निकालना है हम लोगों को। ध्यान रखना, हमारे पास इन चारों में से हमारे पास, ध्यान रखना, दो वैल्यूज हमेशा नॉन होती हैं, और दो वैल्यूज हमेशा, ध्यान रखना, अननोन होती हैं। तो ध्यान रखना, इन चार में से हर बस पर दो वैल्यूज नॉन और दो वैल्यूज अननोन होंगी। क्लियर है। टाई लाइन होती है, बिल्कुल अनीता, टाई लाइन होती है। ना क्वेश्चन कराएंगे पावर सिस्टम में। रिया थोड़े लेट हो गए हो, लास्ट वाले देखो ना, मैंने बताया हुआ है 3,000 क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है ना, मतलब करवाएंगे का पता नहीं, मतलब मोस्ट प्रोबेबली, बट मेरे पास 3,000 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, जो मैं इस तरह की आप लोगों को करवा रहा हूँ सिक्वेंस वाइज पावर सिस्टम में। ठीक है ना। फिर देखो समय की अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो चल रहा है वो चल ही रहा है। ठीक है। ओवरऑल मेरे पास 3,000 क्वेश्चन अवेलेबल है। ओवरऑल आप लोगों के पूरा इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिलाकर, ध्यान रखना, 15,000 क्वेश्चन है, जिसमें से 7,500 तो जो मैं ये बुक को सॉल्व करा रहा हूँ, उसके अलावा दो बुक और है जिनमें हमारे पास और क्वेश्चन है। तो टोटल 15,000 क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। 15 में से 3,000 क्वेश्चन पावर सिस्टम के मेरे पास अवेलेबल हैं, जो सारे 3,000 क्वेश्चन है। ठीक है ना। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए। कैसे पचाएंगे सर, अरे शक्ल, पचाने की क्या जरूरत है, पचाने का जरूरत उनको पड़ता है जो रटते हैं, रटना तो है ही नहीं ना। शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलो, जो आप लोगों को मेन बातें लिखनी है वो आप लोग लिख लिया करो। जैसे आज आप लोगों ने मेन बात लिखनी है क्या, फीडर के अंदर वोल्टेज एन टाइम्स करने पर एरिया 1/n टाइम्स, डिस्ट्रीब्यूटर में वोल्टेज एन टाइम्स करने पर एरिया 1/n स्क्वायर टाइम्स, बस खत्म।
इतनी-इतनी सी छोटी-छोटी बातें पहचानी आप लोगों को, ठीक है ना? बस तो कर दो, बस तो कर दो। ये क्या है पिंकी? बस तो कर दो सर। अभी लॉकडाउन चलेगा सर लंबा दिन तक। अच्छा हिमांशु लॉकडाउन चलेगा? आप पीएम मोदी से कहते रहो लॉकडाउन तब तक मैं यहाँ फँसा हुआ हूँ तो क्वेश्चन चलते रहें, ठीक है ना? यहाँ आ जाइए। आप भी घर में फँसे हुए हो, मैं भी यहाँ क्लास में फँसा हुआ हूँ, ठीक है ना? यहाँ आ जाओ। सर ये 15,000 क्वेश्चन्स की बुक कहाँ मिलेगी? 15,000 क्वेश्चन की बुक नहीं है, 7,500 क्वेश्चन की बुक है। ये 15,000 क्वेश्चन आप लोगों के 7,500 क्वेश्चन अलग है हमारे पास, ठीक है ना? वो अलग से डिज़ाइन किए हुए हैं। वो मेनली थोड़ा-सा अच्छा लेवल आ जाएगा। अच्छा लेवल इन द सेंस थोड़ा-सा गेट और आईपेड के हिसाब से है, ठीक है ना? धीरे-धीरे सारा पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, आफ्टर दैट हम लोग उन बुक्स वगैरह पे सब पे जाएँगे, डोंट वरी जब तक आप लोगों का आई स्पेशली लॉकडाउन है तब तक तो चल ही रहा है। देन आफ्टर दैट हम लोग क्लासेस को तो कंटिन्यू रखना ही है। अब ये देखो कि ये जो डेमो क्लासेस की तरह ही चलती है एक तरह से तो ये कब तक चलेंगी? इट डिपेंड्स कि आप लोगों का कैसे मैं आपको पहले बोल चुका हूँ जितने सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ेंगे, जितने लाइक्स वगैरह बढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू दैट क्लासेस कंटिन्यू रहेगी हमारे पास, ठीक है ना? यहाँ आ जाइए। तो देखो पहले तो आप लोग यहाँ बसेस पर आ जाओ, यहाँ आ जाओ। सर दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस डेल मैग्नीट्यूड में क्या है? क्या है? दोनों सर दोनों में डिफरेंस डेल मैग्नीट्यूड में क्या है? डेल मैग्नीट्यूड में क्या है? अरे वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है और ये वोल्टेज का एंगल है। लिखते हैं ना हम लोग। जैसे हमारे पास वोल्टेज लिखा है 1 एंगल 0 डिग्री, तो डेल का वैल्यू 0 डिग्री और मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है ना? यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए। देखो यहाँ पर बात करते हैं। लिसन, आप किसी भी पावर प्लांट पर जाओगे, पावर प्लांट यानी जनरेटिंग स्टेशन पर। आप लोग किसी भी जनरेटिंग स्टेशन पे जाओ तो बाहर एक नेम प्लेट लगी होती है जिस पर लगा होता है कि ये हमारा पावर प्लांट हमारे पास ध्यान रखना अ, हमारे पास ध्यान रखना हमारे पास बाहर नेम प्लेट लगी होती है जनरेटिंग स्टेशन जिस पे लगा होता है कि ये पावर प्लांट 1000 मेगावाट का है, 1500 मेगावाट का है, 1200 मेगावाट का है, लिखा होता है। यानी ध्यान रखना किसी भी जनरेटिंग स्टेशन को अपनी जनरेटिंग कैपेसिटी का मतलब है सभी जनरेटिंग स्टेशन को अपनी पी हमेशा पता होती है क्योंकि कोई भी जनरेटिंग स्टेशन अपना पी ही जनरेट करके देता है। तो ध्यान रखना किसी भी जनरेटिंग स्टेशन के लिए इन पी क्यू वी डेल में से पी हमेशा नॉन नॉन वाली कैटेगरी में आती है। बस नंबर वन के लिए मैं इसे पी वन और बस नंबर टू के लिए मैं इसे पी टू कहूंगा। क्लियर? क्लियर? ठीक है। सर डिफरेंस कर दो डेल और वोल्टेज मैग्नीट्यूड। डिफरेंस कर दो या जितने लोग देख रहे हैं अरे 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 देखो 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 सब लाइक वाइक चलता रहेगा। देखो अभी इस चीज को समझो, ठीक है ना? अभी वी डेल एवरीथिंग विल बी क्लियर। यहाँ आ जाओ, अभी सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? अनन्या डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पर आ जाओ, अभी सब क्लियर हो जाएगा। तो पहले मुझे बताओ जनरेटिंग स्टेशन पर हमारे पास जितने भी जनरेटिंग स्टेशन है उनकी नेम प्लेट पर क्या लिखा होता है? तो ध्यान रखना जनरेटिंग स्टेशन की नेम प्लेट पर हमेशा उसका जनरेटिंग कैपेसिटी मेगावाट में लिखा होता है। मेगावाट वॉट किसकी यूनिट होती है? पी की। यानी हर जनरेटिंग बस पर हमको क्या पता होता है? पी। क्लियर? दूसरा, आप लोगों को पता होना चाहिए सभी जनरेटर लगभग लगभग 11 केवी पे जनरेशन करके देते हैं। कोई भी जनरेटर जनरली कितने केवी पे जनरेशन करता है? जनरली जनरली 11 केवी पे जनरेशन करता है। यानी हर जनरेटर को हमारे पास ध्यान रखना हमारे पास हर जनरेटर को अपना जनरेटिंग वोल्टेज भी पता होता है। 11 केवी पे जनरली जनरेशन होता है। तो बताइए हमारे पास हर जनरेटर को अपना वोल्टेज मैग्नीट्यूड भी पता होता है। तो सपोज हमारे पास दोनों जनरेटर बस पर पी और वी दोनों नॉन होंगे। तो पी तो क्या है? मेगावाट। कितने मेगावाट का जनरेशन हो रहा है? दूसरा कितने किलोवाट पे जनरेशन होता है जनरली? 11 केवी पर। तो हर जनरेटर को अपना वोल्टेज भी पता होता है। क्लियर है? चलो लोड बस पर आते हैं। बताओ लोड कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के, आर, एल और सी। मैं बात कर चुका हूँ कि हमारे पास 3 तरह के लोड होते हैं, आर, एल एंड सी। और तीनों लोड के हिसाब से हमारे पास लोड क्या डिसाइड करता है? पी और क्यू को डिसाइड करता है। रजिस्टर के लिए पी का वैल्यू प्लस है, रजिस्टर को क्यू से कोई मतलब नहीं होता। इंडक्टर और कैपेसिटर को पी से कोई मतलब नहीं होता। इंडक्टर के लिए क्यू पॉजिटिव और कैपेसिटर के लिए क्यू माइनस होता है। यानी आप लोगों के आरएलसी लोड जितने भी लोड होते हैं, लोड का बिहेवियर क्या डिसाइड करता है कि पी का वैल्यू कितना होगा और क्यू का? पी का वैल्यू तो डिपेंड करता है रजिस्टर पर और क्यू का वैल्यू डिपेंड करता है एल और सी पर। क्लियर है? यानी आप लोगों के लोड बस की अगर मैं बात करूं तो लोड होता है 3 तरह का, आर एल एंड सी। और ये आर एल एंड सी किसे डिफाइन करते हैं? पी और क्यू को। इसका मतलब लोड बस पर क्या क्या पता होता है? पी एंड क्यू। तो ध्यान रखना हमारे पास लोड बस पर क्या क्या पता होगा? तो लोड बस पर पता होगा पी एंड क्यू। ये थर्ड बस है इसलिए 3 लिख रहा हूं। और अगर फोर्थ बस की बात चले तो हमारे पास पी फोर एंड क्यू फोर हमारे पास ही चलेगा। क्लियर है? क्लियर हो गए थे? तो लोड बस पर ध्यान रखना लोड के हिसाब से यानी आरएलसी के हिसाब से पी और क्यू डिफाइन होते हैं और जनरेटर बस पे हमारे पास पी और वी नॉन होता है। मुझे एक बात बताओ, किसी भी जनरेटिंग प्लांट पर अगर आप कभी भी जाओगे विजिट करने,
तो किसी भी जनरेटिंग स्टेशन पर आप कभी भी विजिट करने जाओगे तो क्या उसकी नेम प्लेट के बाहर 200 MVAR, 300 MVAR इस तरह का कुछ लिखा होता है क्या? VAR नहीं लिखा होता। क्यों? क्योंकि कोई भी जनरेटर क्यू जनरेट नहीं करता है, जनरेटर मेगावाट जनरेट करता है। वॉट का मतलब पी जनरेट करता है, जनरेटर कभी क्यू जनरेट नहीं करता। ध्यान रखना, जनरेटर कभी क्यू जनरेट नहीं करता तो जनरेटर को अपना क्यू पता नहीं होता। जनरेटर का को कभी क्यू पता नहीं होता, वो तो हमारा लोड है। वो तो हमारे लोड में एल और सी पर डिपेंड करता है कि ये जो मेनली सी तो क्यू को डिलीवर करता है, ये इंडक्टर पे डिपेंड करता है कितना क्यू एब्सॉर्ब करना चाहता है। तो ध्यान रखना, जब जनरेटर लोड से कनेक्ट करता है नहीं, तो ध्यान से याद रखना, जनरेटर हमारे पास जब भी लोड से कनेक्ट होता है तो ध्यान से समझना, जनरेटर लोड से कनेक्ट होने पर लोड डिमांड करता है क्यू की। तो ध्यान रखना, लोड जितनी क्यू की डिमांड करेगा जनरेटर उतना डिलीवर करके दे देता है। तो कुल मिला के जनरेटर का जो क्यू होता है, जनरेटर का जो क्यू होगा वो फिक्स नहीं होगा, क्योंकि जनरेटर का क्यू किस पे डिपेंड करेगा? लोड पर। किस पे डिपेंड करेगा? लोड पर। यानी कि ध्यान रखना, जो चीज फिक्स होती है वो तो हमारे पास नॉन होती है, और जो वेरी करने लायक होती है वो क्या होती है? अननोन होती है। तो मुझे बताओ, जनरेटर बस पर क्यू कभी कोई फिक्स होता है क्या? नहीं। सारे दिन लोड अपनी डिमांड चेंज करता रहता है, और लोड की डिमांड के हिसाब से ही जनरेटर क्यू को जनरेट करके देता है। यानी कि कभी भी किसी जनरेटर बस पर आप लोगों का क्यू कभी भी पहले से पता नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये तो किस पे डिपेंड करता है? लोड पर। क्यू का वैल्यू जनरेटर बस पर कभी भी पता नहीं होता। जनरेटर कितना क्यू डिलीवर करेगा किस पे डिपेंड करता है? लोड पर। यानी जनरेटर का क्यू कभी भी फिक्स नहीं होता, यानी कि दोनों जनरेटर का क्यू हमारे पास कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? तो ध्यान रखना, दोनों जनरेटर का क्यू हमारे पास आ जाएगा कौन सी कैटेगरी में? अननोन वाली कैटेगरी में। क्लियर है? क्लियर क्लियर क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे लोड बस की। बताओ, हमारे घर का लोड सारे दिन वेरी करता रहता है। बताओ, लोड फ्लक्चुएट करने के साथ क्या फ्लक्चुएट करता है? वोल्टेज। आपको याद है कि लोड फ्लक्चुएट होने के साथ हमेशा क्या फ्लक्चुएट करता है? वोल्टेज। इसका मतलब लोड बस पर ऐसा कौन सा वैल्यू है जो हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है, यानी फिक्स नहीं होता, यानी नॉन नहीं होता? तो वो है वोल्टेज। तो ध्यान रखना, हमारे पास अगर लोड बस की बात करूं तो लोड बस पर ध्यान रखना, वोल्टेज हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है, यानी वोल्टेज हमेशा अननोन कैटेगरी में पुट किया जाता है। क्लियर है? क्लियर। अच्छा, इन सब के अलावा अभी सिर्फ अब एक ही क्वांटिटी बची हुई है, डेल, यानी वोल्टेज का एंगल। ध्यान रखना, वोल्टेज का एंगल कभी भी किसी भी बस पर नॉन नहीं होता है, वो हर बस पर अननोन होता है। तो आप इस पर लिखोगे तब भी डेल अननोन, इस पर भी डेल अननोन, इस पर भी डेल अननोन, इस पर भी डेल अननोन। ओवरऑल आई थिंक ये जो डिस्क्रिप्शन बताया, आई थिंक ये क्लियर होगा। मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ये हमारे पास काम का नहीं, अभी फिलहाल हमें सिर्फ इसके बारे में बात करनी है। नाउ लिसन, मुझे एक बात बताइएगा, मुझे एक बात बताइएगा, लिसन वेरी केयरफुली। हमारे पास, बताओ, ये जो जनरेटर बस है, बताओ इस बस पर हमारे पास क्या क्या वैल्यूज नोन है? क्या क्या वैल्यूज नोन है? बताओ, जनरेटर बस पे पी और वी नोन है। जनरेटर बस पर पी और वी नोन होने की वजह से जनरेटर बस का एक और नाम है क्या? पीवी बस। जनरेटर बस को और किस नाम से जानते हैं? पीवी बस। बताओ, जनरेटर बस को किस नाम से जानते हैं? पीवी बस, क्योंकि इस पर पी और वी नोन होते हैं। लोड बस को किस नाम से जानते हैं? लोड बस पर पी और क्यू नॉन होते हैं। इसलिए ध्यान रखना, इस पर हमारे पास पी और क्यू नॉन होने की वजह से हम इसे पी क्यू बस कहते हैं। बताओ, लोड बस को क्या कहते हैं? पी क्यू बस। ध्यान रखना, जो वैल्यूज नॉन होती है उन्हें स्पेसिफाइड कहते हैं, तो जो अननोन होती है उन्हें अनस्पेसिफाइड कहते हैं। क्लियर है? मुझे यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाना, यहाँ पर आ जाना। हमारे पास पिंकी बिल्कुल सब आएगा, स्लैक बस एंड ऑल दैट सब आएगा। मैंने कहा ना, सबका बदला लेगा फेजल, सबका बदला लेगा। इधर आ जाओ, अभी तक ये बातें क्लियर है? जनरेटर बस पे पी और वी नॉन होते हैं तो पीवी बस, लोड बस पर पी और क्यू नॉन होते हैं तो पीक्यू बस। क्लियर? नाउ लिसन वेरी केयरफुली, ठीक है? बहुत ध्यान से समझना। ब्लैक कर दीजिएगा सर। अरे शक्ल, कोई ब्लैक ब्लैक नहीं करेंगे, पूरी जनता इतनी है ब्लैक करने वाली, एक क्लास चालू रह जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बम विस्फोट थोड़े ना करने वाला है कि यार लाइट बंद कर दो, आज इराक बम गिराने वाला है। बम बम नहीं गिरने वाला है। श्रद्धा से कुछ लाइट बंद हो जाए, दैट इज ओके। अपना रूम जो है वो एकदम पैक है, इसकी लाइट कभी भी बाहर नहीं जाती है, ठीक है ना? सिर्फ यहाँ यहाँ लाइट आ रही है इसकी, सो इट विल नॉट अफेक्ट द सराउंडिंग एनवायरमेंट। तो आप लोग सिर्फ यहाँ का तो लाइट ऑफ नहीं होगा, यहाँ पर देखते रहिए, ठीक है ना? यहाँ पर आ जाइए। सर, स्किन इफेक्ट में कुछ पूछना था, जरूर बताइएगा। प्रीति, हम लोग बात करेंगे स्किन इफेक्ट, तो अभी चल नहीं रहा है ना, तो अभी इसके बारे में बात कर लेते हैं। फिर आपको कुछ है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर क्वेरी वगैरह कुछ पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? अदरवाइज स्किन इफेक्ट मैंने एक वीडियो में समझाया, उसको अच्छे से देख लेना, ठीक है ना? फिर भी कोई दिक्कत हो तो हम क्लास के बाद बात कर लेंगे, लास्ट में आप मुझसे बात कर लेना एक बार, ठीक है ना? यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। जनरेटर बस को पीवी बस, लोड बस को पीक्यू बस, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यूज
जो नॉन है, जो स्पेसिफाइड है, उसके हिसाब से इनका नाम रख दिया गया। मुझे एक बात बताना, यहाँ पर ईच बस पर जितनी भी बसेस हैं, इन सभी बसेस पर एक ऐसी क्वांटिटी बताओ जो हर बस पर पता हो। तो ध्यान रखना, यहाँ पी एक ऐसा क्वांटिटी जो हर बस पर पता है। एक ऐसा क्वांटिटी बताओ जो हर बस पर अननोन है, तो ध्यान रखना वो है डेल। हर बस पर अननोन डेल है और हर बस पर नॉन पी है। ये बात मैं क्यों बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। सपोज हमें ओवरऑल पूरा जनरेटिंग पावर, अगर हमारा पास जो इंटरकनेक्टेड सिस्टम था अभी, सपोज उस इंटरकनेक्टेड सिस्टम की मैं ओवरऑल जनरेटिंग पावर निकालना चाहता हूँ। मतलब ओवरऑल जनरेटिंग पावर की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इट इज P1 प्लस P2। क्लियर? यहाँ पर आ जाइए। सपोज मैं ओवरऑल हमारी डिमांड पावर निकालना चाहूंगा। कौन सी पावर? हमारी डिमांड पावर। यहाँ पर अगर मैं डिमांड पावर के बारे में बात करूं तो डिमांड पावर लोड की पावर होती है। तो लोड हमारे पास थर्ड और फोर्थ बस पे कनेक्ट है, तो बताओ डिमांड पावर क्या हो जाएगी, P3 प्लस P4। ठीक है, यहाँ आ जाइए बिल्कुल। तो जनरेटिंग पावर P1 और P2 जनरेटिंग वाले हैं, और PD यानी डिमांड पावर कौन सी है, P3 प्लस P4 वाले हैं। ठीक है ना, थर्ड और फोर्थ बस पर लोड बस कनेक्ट है, दैट इज डिमांड पावर। बताओ अगर मैं इस सिस्टम में हमारे पास पी लॉस निकालना चाहता हूँ, ट्रांसमिशन लाइन में होने वाले लॉस, तो बताओ लॉसेस का फॉर्मूला क्या होगा? आई थिंक जनरेटेड पावर माइनस डिमांड पावर। कौन कौन सा? जनरेटेड पावर माइनस डिमांड पावर। मुझे बताओ क्या P1 और P2 दोनों नॉन है क्या? हाँ, P1 P2 दोनों नॉन है, यानी Pgp क्या होगा, नॉन। बताओ P3 और P4 नॉन है क्या? हाँ, P3 और P4 दोनों नॉन है। तो बताओ PD यानी डिमांड पावर भी क्या होगा, नॉन। बताओ हमारे पास P1 P2 P3 P4 चारों वैल्यू नॉन है, तो पीजी और पीडी भी नॉन है। बताओ पीजी और पीडी अगर दोनों नॉन है तो बताओ पी लॉस भी क्या होंगे, नॉन होंगे। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अगर मैं लॉसेस के बारे में बात करूं तो लिसन वेरी केयरफुली कि हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन में, हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन के लॉसेस क्या आप लोगों को पहले से पता होते हैं क्या? पहले से का मतलब है, सपोज एनटीपीसी वाले को, एनटीपीसी वाला जो जनरेशन वाला है उसको फोन किया अंबानी ने, अंबानी ने फोन किया जो डिमांड वाला है, यार भाई एक काम कर 10 मेगावाट भेज दे। अब बोलो जनरेटिंग स्टेशन वाले ने बोला ठीक है मैं भेज दूंगा। मान लो जनरेटिंग वाले ने 12 मेगावाट भेज दिया। सोचो उसने 12 भेजा, क्या उसको पहले से पता है क्या कि बीच में 2 मेगावाट के लॉस होंगे? नहीं। इसने बोल दिया मैं 10 भेज दूंगा, या इसने बोल दिया मैं 12 भेज दूंगा। बताओ इसने 12 भेज दिया, उसने 10 मांगा था, क्या 2 मेगावाट के लॉस जो है वो क्या पहले से ही पता है क्या? नहीं, पहले से थोड़े ना पता है। ध्यान रखना, लॉसेस पहले से कभी भी पता नहीं होते, नॉन नहीं होते, ये इम्प्रैक्टिकल बात है। इसको मैं मैथमेटिकली बताता हूँ आप लोगों को। मैथमेटिकली अगर हम लोग बात करें तो देखो, सपोज ये हमारा जनरेटर 1 था, बस नंबर 1। ठीक है, यहाँ हमारे पास लोड बस थी, आई थिंक आप लोगों को याद हो तो, अभी मैंने सिस्टम बनाया था। आई थिंक आप लोगों का ये सिस्टम आप लोगों को पता होगा। दिस इज द सिस्टम। हम लोग यहाँ बात करें, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, दिस इज, ये हमारे पास ओवरऑल सिस्टम, दिस इज, ये आप लोगों का जनरेटर G2 बस नंबर 2, बस नंबर 3, ये हमारे पास लोड कनेक्ट है, और ये आप लोगों के पास लोड कनेक्ट है, दिस इज बस नंबर 4 हमारे पास है, दिस इज बस नंबर 4। क्लियर? यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। सपोज मुझे इस लाइन में लॉस निकालना है। बताओ इस लाइन में सपोज करंट फ्लो रही है बस नंबर 1 से 3 यानी I13। बताइए इस लाइन में लॉस कितने हो जाएंगे? तो आप देख सकते हैं इस लाइन में हमारे पास लॉसेस होंगे I13 का स्क्वायर इंटू आर, आर में होते हैं लॉस। बताइए इस ब्रांच का, इस ब्रांच में करंट निकालना है तो क्या करूंगा, इसका वोल्टेज माइनस इसका वोल्टेज, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल V1 माइनस V3 अपॉन इस ब्रांच का इंपीडेंस यानी Z13, इसका स्क्वायर इंटू आर। बताओ आप लोगों को अगर इस लाइन में लॉस निकालने हैं, लॉस निकालने हैं, तो बताओ उसके लिए आपको I13 पता होना चाहिए। I13 का मतलब आपको V1 और V3 पता होना चाहिए। बताओ बस नंबर 1 का वोल्टेज आप लोगों को पता है क्या? हाँ, बस नंबर 1 का वोल्टेज हमको पता है V1। बताओ क्या आपको बस नंबर 3 का वोल्टेज पता है क्या, V3? तो देख सकते हो आप लोगों को वोल्टेज V3 पता नहीं है। वोल्टेज V3 कौन सी क्वांटिटी में, अननोन कैटेगरी में है। ध्यान रखना यहाँ पर आप लोगों का V3 अननोन है, अननोन का मतलब वेरिएबल है, अननोन है V3। तो बताओ आप लोगों का यहाँ पर लॉसेस भी क्या होगा, अननोन। क्यों? क्योंकि V3 पता नहीं है तो I13 पता नहीं कर सकते, और I13 पता नहीं है तो आपको लॉस भी पता नहीं है। बट यहाँ तो लॉस आप लोग क्या लिख रहे हो, नॉन। इसका मतलब ध्यान रखना, अगर बात की जाए तो आप लोगों को लॉसेस पता होने के लिए सबसे मेन जरूरी आपको हर बस, हर ट्रांसमिशन लाइन में फ्लो होने वाली करंट पता होना चाहिए। और करंट के लिए आप लोगों को हर बस का वोल्टेज मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। और हर बस पर वोल्टेज मैग्नीट्यूड इम्पॉसिबल है। हर बस पर वोल्टेज मैग्नीट्यूड क्या है, इम्पॉसिबल है। क्लियर? तो ध्यान रखना यहाँ पर ये जो पी लॉस यहाँ पर नॉन आ रहा है, दिस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। दिस इज व्हाट, दिस इज प्रैक्टिकली, दिस इज प्रैक्टिकली impossible, this is practically impossible।
हमारे पास ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि आप लोगों ने पावर को भेजा ही नहीं, सिर्फ फोन पे बात कर ली, भाई मैं यहाँ से जनरेट इतना करके भेज रहा हूँ, डिमांड वाले ने बोला हाँ तू इतना भेज दे, हमने फोन पे बात कर ली और पता चल गया कि लॉसेस पहले से पता चल गया। इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि आपको लॉसेस पहले से ही पता हो। ध्यान रखना, आप लोगों को लॉसेस पहले से पता नहीं होते कभी भी, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल बात है कि आपको पहले से लॉसेस पता हो। इसका मतलब है ये वाला कंसेप्ट फिर तो गलत है, यानी यहाँ पर पी लॉस पहले से ही नॉन होंगे, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। बताओ ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, यानी प्रैक्टिकली अगर बात करूं तो ये नॉन कभी हो ही नहीं सकता, ये तो अननोन होते हैं। अननोन का मतलब आप लोगों की पी लॉस कभी नॉन नहीं, अननोन यानी वेरिएबल होते हैं। अब बताओ पी लॉस के अननोन होने के लिए क्या जरूरी है, या तो पीजी अननोन हो या पीडी अननोन हो। मान लो डिमांड पावर को अननोन कर दो, मान लो अंबानी ने फोन किया, अंबानी ने फोन करके बोला एनटीपीसी वालों को, भाई 10 भाई आज पावर भेज दे। एनटीपीसी वाले ने पूछा जनरेशन वन कितनी, बस भेज दे। जनरेशन वाले ने बोला भाई कितनी भेजनी है, बस भेज दे यार तेरे हिसाब से। ऐसे कभी अंबानी बोलेगा क्या? ऑफ कोर्स नहीं बोलेगा। यानी डिमांड पावर कभी अननोन हो सकती है क्या? नो, इट कांट बी पॉसिबल कि डिमांड पावर अननोन हो जाए। अंबानी को भी पता तो होगा ना मुझे कितनी पावर चाहिए। तो ध्यान रखना, लोड यानी डिमांड की पावर कभी भी अननोन नहीं हो सकती, ये तो हमेशा नॉन ही होगी। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं हमारे पास क्या, कि पीजी के बारे में बात करें तो ध्यान रखना डिमांड तो कभी भी अननोन हो नहीं सकती। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे जनरेटिंग की पावर की, तो ध्यान रखना यहाँ लॉसेस को अननोन या वेरिएबल बनाने के लिए हम लोग यहाँ जनरेटिंग पावर को अननोन करेंगे। क्लियर है? क्या हुआ, पटाखे जला दिए दिल्ली में तो? अच्छा धीरज पटाखे चला दिए, अरे यार तुम पढ़ाई तो कर नहीं रहे हो, पटाखे चला रहे हो हैं, बेशरम इंसान, इधर पढ़ाई करो। ठीक है? तो ध्यान से याद रखना, हमारी पार्ट डिमांड पावर यानी लोड की पावर कभी भी अननोन नहीं हो सकती। यानी कि अगर आप लोगों को लॉसेस को अननोन बनाना है, ये तो नॉन है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल बात है। तो ध्यान रखना लॉसेस को अननोन बनाने के लिए आप लोग जनरेशन की पावर को अननोन लेते हैं। बताओ जनरेशन की पावर को अननोन यानी वेरिएबल लेने के लिए आपको P1 या P2 में से किसी एक को क्या लेना पड़ेगा, यहाँ अननोन। ध्यान रखना, हमारे पास जितनी भी जनरेटिंग बसेस होती हैं, क्या जितनी भी जनरेटिंग बसेस होती हैं, ध्यान रखना उसमें से जो सबसे लार्जेस्ट जनरेटिंग बस हमारे पास होती है, ध्यान रखना उस लार्जेस्ट जनरेटिंग बस, वो सपोज हमारे पास बस नंबर 1 सबसे लार्जेस्ट जनरेटिंग बस है, हम लोग इसी की पावर को यहाँ पर अननोन ले लेते हैं। चल लार्जेस्ट वाली को क्या लेते हैं, मान लो हमारे पास दो जनरेटर बस जैसे कि यहाँ पर है P1 और P2 वाली। मान लो P1 का वैल्यू है 100 मेगावाट और P2 का वैल्यू है 30 मेगावाट। मान लो आप लोगों ने P2 को अननोन ले लिया यानी वेरिएबल ले लिया, पता चले 30 मेगावाट से ज्यादा के लॉस हो गए, तो बताओ फिर P2 बाकी की पावर कहाँ से लाएगा? तो ध्यान रखना इन लॉसेस को सपोर्ट करने के लिए हम लोग जिस जनरेटर की पावर को हम लोग अननोन लेते हैं, वो कौन से जनरेटर की पावर को अननोन लेते हैं? जो सबसे ज्यादा कैपेसिटी का होता है, जो सबसे ज्यादा कैपेसिटी का होता है। इज इट क्लियर? तो ध्यान रखना, हम 100 मेगावाट या 500 मेगावाट यानी सबसे लार्जेस्ट यूनिट जो पूरे जनरेटिंग स्टेशन में कनेक्ट होगी, उस लार्जेस्ट जनरेटिंग की पावर पी को हम लोग यहाँ पर अननोन लेते हैं। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, हमारे पास P1 को हमको अननोन लेना है, तो हम लोगों ने P1 को यहाँ से हटाया। सपोज मैंने यहाँ से P1 को हटाया और मैंने P1 को डाला यहाँ कौन सी कैटेगरी में, तो ध्यान रखना मैंने यहाँ P1 को डाला कौन सी कैटेगरी में, तो P1 को मैंने अननोन कैटेगरी में डाला। P1 को जैसे अननोन कैटेगरी में डाला तो यहाँ पूरा इनबैलेंस हो गया, 3 अननोन 1 नॉन, नहीं काम नहीं बनेगा। तो हम लोगों ने इस केस में यहाँ से डेल वन को हटाया, डेल वन इस केस में यहाँ से हटा। ध्यान से याद रखना, सबसे पहली बात तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास ये तो डेल टू चल रहा है, यहाँ पर हमारे पास P1 अननोन में आ गया। ध्यान रखना इस केस में हमारा डेल वन उठ के नॉन कैटेगरी में आ जाएगा, और ध्यान रखना डेल का नॉन वैल्यू क्या हो सकता है, 0 डिग्री। कौन से स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग? ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। तो ध्यान रखना जो सबसे लार्जेस्ट जनरेटिंग बस होती है, उसके पी को हम अननोन लेते हैं। उसके पी को अननोन लेने का मेन रीजन क्या है? ध्यान रखना लार्जेस्ट जनरेटिंग बस का पी अननोन इसलिए लिया जाता है ताकि हमारे पास जितने भी ट्रांसमिशन लाइन में होने वाले लॉसेस है उनको हम लोग कैरी कर सके, उनको हम लोग बैलेंस कर सके, उन सारे पावर फ्लक्चुएशन पावर स्विंग को बैलेंस कर सके, एब्सॉर्ब कर सके। उसके लिए हम सबसे लार्जेस्ट जनरेटिंग बस की पी को अननोन लेते हैं और उस कैटेगरी में हम लोग डेल को नॉन लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, ये वाली जनरेटिंग बस जो सबसे ऊपर है, ये इकलौती ऐसी बस है जिसका डेल नॉन है और पी अननोन है। ध्यान रखना वो लार्जेस्ट जनरेटिंग बस जो जिसका पी अननोन लिया जाए और डेल नॉन लिया जाए, उस लार्जेस्ट जनरेटिंग बस को ध्यान रखना हम लोग पीवी बस नहीं, उस लार्जेस्ट जनरेटिंग बस को हम लोग स्लैक बस के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना स्लैक बस क्या होती है? स्लैक बस हमारे पास लार्जेस्ट जनरेटिंग बस होती है जिसका पी अननोन लिया जाता है,
पूरे ओवरऑल इंटरकनेक्टिंग सिस्टम में होने वाले पावर फ्लक्चुएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए। ध्यान रखना, इसी स्लैक बस को ये सभी तरह के पावर फ्लक्चुएशन या पावर स्विंग्स को एब्जॉर्ब करती है, इसलिए इसी स्लैक बस को स्विंग बस भी कहते हैं। ध्यान रखना, इसका डेल जीरो लिया जाता है, इसीलिए हम लोग इसका एक और नाम हम लोग इसे रेफरेंस बस के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर स्लैक बस के एक नहीं कितने नाम है, 3 नाम है। स्लैक बस का क्या-क्या नाम हमारे पास? रेफरेंस बस, स्विंग बस या स्लैक बस। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो बताइए हमारे पास मेनली, अब आप कहोगे कि सर मेनली 2 नहीं, अब 3 बसेस होती है। कौन-कौन सी बस? एक तो स्लैक बस, आप लोगों की दूसरी पीवी बस, और तीसरा अगर बात करें तो फिर होती है पीक्यू बस। क्लियर है? ध्यान रखना, जनरेटिंग बस पर क्या-क्या नोन होता है? क्या-क्या नोन होता है? तो जनरेटिंग बस पर जनरली या पीवी बस पर पी और वी, और पीक्यू बस यानी लोड बस पर पी और क्यू नोन होता है। स्लैक बस पर क्या-क्या नोन होता है? वी एंड डेल नोन होता है। क्लियर होगा आई थिंक? नाउ लिसन वेरी केयरफुली। हमारे पास अगर कभी भी आप लोगों के पास 2 वर्ड आ जाएँ, आप लोगों से पूछे, एक बस है हमारे पास रिएक्टिव पावर कंट्रोल बस, रिएक्टिव पावर सपोर्ट बस, रिएक्टिव पावर सपोर्ट बस, दिस इज, ये आप लोगों से पूछ ले सपोज दिस इज, बताओ रिएक्टिव पावर सपोर्ट का मतलब क्या होता है? ध्यान से याद रखना, रिएक्टिव पावर सपोर्ट का मतलब है क्यू को सपोर्ट किया जा रहा है, क्यू को वेरी करवाया जा रहा है। ध्यान रखना, क्यू को वेरी करवाने का मतलब क्या है? क्यू को वेरी करवाने का मतलब है, अगर आप लोगों का सर्किट बहुत ज्यादा इंडक्टिव है, तो बताओ वहां पर क्यू की डिमांड हो रही है बहुत ज्यादा, क्यू की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो एक काम करो कैपेसिटर लगा दो ताकि वो डिमांड खत्म हो जाए। यानी हम लोग सारे दिन रिएक्टिव पावर सपोर्ट का मतलब है रिएक्टिव पावर को सपोर्ट देकर, कम पड़ रही है तो कैपेसिटर लगा के दिलवा दो, ज्यादा हो रही है, फेरांटी इफेक्ट हो रहा है, तो क्यू लगाकर यानी इंडक्टर लगाकर उसे एब्जॉर्ब करा लो। कुल मिला के रिएक्टिव पावर का सपोर्ट करवाओ रिएक्टिव पावर को। ध्यान रखना, इंडक्टर दिक्कत कर रहा है तो कैपेसिटर लगाओ, कैपेसिटर दिक्कत कर रहा है तो इंडक्टर लगाओ। ओवरऑल सर्किट में क्यू को जीरो बनाओ, ताकि हमारे सिस्टम में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप भी क्या हो जाए? जीरो हो जाए। वोल्टेज ड्रॉप जीरो होंगे तो इसका मतलब है आप लोगों का वीएस बराबर वीआर हो जाएगा, यानी आप लोगों का वोल्टेज क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, वोल्टेज फिक्स हो जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप जीरो होने का मतलब है वीएस और वीआर पर वोल्टेज क्या हो गया? फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया है। मुझे बताओ वी कौन सी बस पर कांस्टेंट होता है? कांस्टेंट का मतलब नॉन होता है। तो यहाँ पर आ जाओ, देखो वी कौन सी बस पर नॉन होता है, तो ध्यान रखना वी जो होता है वो पीवी बस पर नॉन होता है। तो ध्यान रखना, कोई भी रिएक्टिव पावर सपोर्ट बस एक्चुअल में कौन सी बस होती है? पीवी बस। कौन सी बस होती है? पीवी बस, पीवी बस। अगर आप लोगों से कभी भी एग्जाम में पूछ ले रिएक्टिव पावर सपोर्ट बस पर कौन-कौन सी वैल्यूज नॉन होती हैं? पी एंड वी, क्योंकि रिएक्टिव पावर सपोर्ट का मतलब कौन सी बस होती है? पीवी बस, पीवी बस, पीवी बस, पीवी बस। यहाँ आ जाओ। इसी के अलावा हमारे पास एक और वर्ड हमारे पास होता है, दैट इज वोल्टेज कंट्रोल बस, जो हमारा क्वेश्चन भी है। कौन सा? वोल्टेज कंट्रोल बस। क्या मतलब होता है इसका? वोल्टेज कंट्रोल बस का मतलब भी यही है कि आप लोगों को वोल्टेज को कंट्रोल करना है, वोल्टेज को कंट्रोल करके क्या बनाना है? कांस्टेंट। और ध्यान रखना, वोल्टेज कांस्टेंट कौन सी बस पर होता है? पीवी बस भाई, पीवी बस, पीवी बस भाई, पीवी बस। पीवी बस के दो एक्स्ट्रा नाम क्या? पहला रिएक्टिव पावर सपोर्ट बस, दूसरा कौन सा? वोल्टेज कंट्रोल बस। तो ध्यान रखना, कभी भी रिएक्टिव पावर सपोर्ट बस के नाम से या वोल्टेज कंट्रोल बस के नाम से क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, रिएक्टिव पावर सपोर्ट बस या वोल्टेज कंट्रोल बस दोनों का मतलब एक ही है। कौन सी बस? पीवी बस भाई, पीवी बस। क्लियर होगा, क्लियर होगा, क्लियर होगा। इन दोनों बसेस के अलावा एक और तीसरी बस आप लोगों को दे देता है। क्या? तीसरी बस आप लोगों को दे देता है फिक्स्ड शंट कैपेसिटर या शंट रिएक्टर बस। फिक्स्ड शंट कैपेसिटर या शंट रिएक्टर बस। मैं फिक्स शंट कैपेसिटर के हिसाब से बता देता हूँ। फिक्स शंट कैपेसिटर बस। बताओ शंट कैपेसिटर, मुझे बताओ कैपेसिटर, शंट कैपेसिटर क्या देता है? तो शंट कैपेसिटर, ध्यान रखना, शंट इंडक्टर या शंट कैपेसिटर क्यू के साथ डील करते हैं। और बताओ आप लोगों का फिक्स का मतलब है क्यू को क्या किया जा रहा है? फिक्स किया जा रहा है। बताओ क्यू कौन सी बस पे फिक्स है, मतलब यानी नॉन होती है? कांस्टेंट बोलो या फिक्स बोलो। ध्यान रखना, क्यू कौन सी बस पे फिक्स होती है? तो क्यू कौन सी बस पे फिक्स होती है? क्यू फिक्स होती है, नॉन होती है पीक्यू बस पर, पीक्यू बस पर, पीक्यू बस पर। तो ध्यान रखें, फिक्स्ड वोल्टेज कंट्रोल, फिक्स्ड शंट कैपेसिटर का मतलब कौन सी बस होती है? पीक्यू बस। ये दोनों बसेस क्लियर होंगी। रिएक्टिव पावर सपोर्ट बस एंड रिएक्टिव पावर सपोर्ट बस एंड वोल्टेज कंट्रोल बस, कौन सी बस? पीवी बस। दूसरा, फिक्स शंट कैपेसिटर वाली कौन सी बस? तो आप लोगों की वो पीक्यू बस, क्योंकि उसमें क्यू फिक्स होता है। क्लियर हो? ये पूरा कंसेप्ट तो बताइए, नेक्स्ट हम लोग आगे बात करेंगे। बताइए ओवरऑल प्रिंसिपल इज क्लियर और नॉट? सारी बसेस का डिस्कशन हो चुका है।
गिव मी द आंसर। ये सब क्लियर हैं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। गिव मी द आंसर। क्या ये सारी चीजें क्लियर हैं? आप लोग इसे, जब वीडियो खत्म हो जाए तो दोबारा वीडियो को चला के पोस्ट करके आप ये सब चीजें लिख सकते हो, ठीक है? यस सर, डाउट क्लियर हो गया है। ठीक है, ओवरऑल क्लियर। कितने टाइप की बसेस, कैसे क्या डिस्क्रिप्शन है, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। क्वेश्चन किसका चल रहा था? तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन किसका चल रहा था। क्वेश्चन चल रहा था हमारे पास वोल्टेज कंट्रोल बस का। अभी बताया वोल्टेज कंट्रोल बस किसे कहते हैं? पीवी बस को, जिसमें वी फिक्स होता है। वोल्टेज कंट्रोल बस में वी फिक्स होता है। फिक्स होने का मतलब वी कौन सी बस पे फिक्स होता है, नॉन होता है? पीवी बस पर। बताओ पीवी बस पर क्या क्या नॉन होते हैं, स्पेसिफाइड होते हैं? पी और वी, पी और वी, रियल पावर पी और वोल्टेज मैग्नीट्यूड वी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? सी। काफी लोगों का बी भी आ रहा था, आई थिंक यहाँ से क्लियर हो गया होगा। इन पावर सिस्टम विच बस इज मैक्सिमम टाइम्स, लोड बस सबसे ज्यादा होती है राहुल। विच बस इज मैक्सिमम टाइम्स, लोड बस ज्यादा होगी ना भाई। जनरेटर, आप लोग खुद बताओ कि ऑल ओवर इंडिया में आप बाहर निकलते हो, घर ज्यादा है कि प्लांट ज्यादा है? हम्म, घर ज्यादा है कि प्लांट ज्यादा है? आप खुद जानते हो यार, घर ज्यादा है यार। प्लांट तो गिनती चुनती के शहर में, किसी शहर में बाई चांस एक प्लांट हो तो, अदरवाइज एक प्लांट से चार चार शहर फीड हो रहे हैं। ध्यान रखना, कंज्यूमर ज्यादा है, लोड बस ज्यादा है, जनरेटिंग बस कम है, ठीक है ना? सिंपल सा क्वेश्चन है। वोल्टेज मैग्नीट्यूड, आई थिंक क्लियर हो गया क्वेश्चन। क्लियर है, चलें आगे। तो वोल्टेज कंट्रोल बस बोले या रिएक्टिव पावर सपोर्ट बस बोले, कौन सी बस? पीवी बस। तो बताइए पीवी बस पर हमारे पास ये क्या आ रहा है? 4 × 10⁴, 4 × 10⁻⁴, ये क्या है भाई? अभिषेक क्या बात करना चाह रहे हैं? थोड़ा सा मुझे बात समझ में नहीं आ रही, आप लोग ये क्या बोल रहे हो? पावर सिस्टम विच बेस हैज मैक्सिमम टाइम्स, पता नहीं ये 4 × 10⁴ क्या चल रहा है, ठीक है ना, जो भी है। चलें आगे, क्लियर है? चलें, क्लियर। नाउ लिसन। तो वोल्टेज कंट्रोल बस या रिएक्टिव पावर सपोर्ट पीवी बस होती है। पीवी बस में क्या क्या पता होता है? पी यानी रियल पावर, पी का मतलब क्या? रियल पावर, और वी का मतलब वोल्टेज का मैग्नीट्यूड, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड। क्लियर है? चले आगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये the x by r ratio for the distribution line is what? Less than unity, more than unity, equal to unity, none of the above. This is this. अभिषेक बोल रहे हैं k1z1 प्लस k2z2 प्लस k3z3 अपॉन z1 प्लस z2 प्लस z3। ये क्या है अभिषेक, क्या हो गया ये? हम लोग तो बसेस पढ़ रहे थे ना, कौन कौन सी बसेस होती है इसमें? k1z1 k2z2 k3z3, ये सब क्या आ गए हैं अभिषेक? यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आप लोग इधर आ जाओ। अभिषेक पता नहीं, जो भी है यहाँ आ जाइए, इसका आंसर बताइए। एक्स बाई आर रेशो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए क्या होता है? गिव मी द आंसर। ए आंसर आ रहा है, किसी का सी आंसर आ रहा है, कुछ सी कुछ ए। गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर। बी भी आया है सोनू का, सी ए, सी ए। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन का पता नहीं। आओ कंफ्यूजन दूर करें, कंफ्यूजन का दिन आज आ गया है। देखो यहाँ पर आप लोगों से एक्स बाई आर रेशो पूछ रहा है, लिसन वेरी केयरफुली। कौन सी लाइन की बात चल रही है? डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। आप लोग यहाँ पर थोड़े बहुत कंफ्यूज हो गए ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, ठीक है? देखो कंसेप्ट इसके पीछे बहुत सारे हैं, सबसे सिंपल कंसेप्ट बताता हूँ जिससे चीज याद रहेगी। क्लियर है? ध्यान से समझना। मैं सिर्फ एक्स के बारे में बात कर लेता हूँ, सुनो सिर्फ, अब सुनो, ठीक है ना? आंसर मत दो, सुनना। एक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। बताओ एक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? इंडक्टेंस पर। एक्स रिएक्टेंस है, कौन सा रिएक्टेंस होता है ये? इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है ना? तनुश्री बात सुनिए, देखो देखो देखो, वोल्टेज कम कम होना चाहिए, आर इज लो एंड ऑल दैट, बिल्कुल। तनुश्री वो वोल्टेज ड्रॉप और करंट कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से हमारे पास आंसर है, बट मैं उस पर नहीं जाऊंगा, यहाँ जाऊँ। एक्स के हिसाब से आंसर दे देते हैं, मोर देन इनफ, आर पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, लिसन। बताओ ट्रांसमिशन लाइन एक होता है और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। बताओ ट्रांसमिशन लाइन किसे कहते हैं? जो हाई वोल्टेज पे काम करे, जैसे कि 33 केवी, 66 केवी, 132 केवी, 220 केवी, 400 केवी, 765 केवी। तो जो हाई वोल्टेज पर काम करे वो ट्रांसमिशन लाइन।
और जो लो वोल्टेज पे काम करे, यानी 11 केवी या फिर 400 वोल्ट, 230 वोल्ट, छोटा-छोटा वोल्ट में जो होता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन है। और जो किलो वोल्ट में होता है, वो ट्रांसमिशन। ठीक है? ध्यान से समझना। मुझे बताओ, ट्रांसमिशन मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ। सपोज़ हियर, लेट्स गो हियर, यहाँ पे बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट हियर। सपोज़ सबसे पहले ट्रांसमिशन के बारे में बात करूँगा, ट्रांसमिशन। सबसे पहले ट्रांसमिशन के बारे में बात करते हैं। तो ट्रांसमिशन में सब लोग जानते हैं क्या? हाई हाई वोल्टेज होता है सर, वोल्टेज बहुत हाई होता है, वोल्टेज बहुत हाई होता है। वोल्टेज नहीं होता सर, वहाँ तो किलो वोल्ट होता है। ठीक है? ठीक है। बताओ, किलो वोल्ट की लाइन जो होती है, उनके बीच में स्पेसिंग क्या रखना पड़ता है? ज़्यादा। हाई वोल्टेज की लाइन है, तो बताओ जनरली हमारे पास E बराबर क्या होता है? V/T। वोल्टेज बहुत हाई होता है, तो E के हाई होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, और आप जानते हो अगर E एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो गया, तो एयर क्या हो जाती है? आयोनाइज़्ड। कोरोना वगैरह में बात करी थी। ध्यान रखना, हम लोग यहाँ पर यही है, अगर V ज़्यादा है तो आप लोगों को लाइन के बीच की स्पेसिंग यानी D क्या है? 2 लाइन के बीच की स्पेसिंग, वो भी ज़्यादा रखनी पड़ती है। जितनी हाई वोल्टेज की लाइन होगी, टावर का साइज़ भी उतना ही ज़्यादा होगा, यानी कंडक्टर के बीच स्पेसिंग उतनी ही ज़्यादा होती है। स्पेसिंग ज़्यादा रखने के पीछे हमारा मेन इश्यू होता है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को कम रखना है। किससे कम रखना है? एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 3 केवी पर एमएम से। अदरवाइज़ एयर आयोनाइज़्ड होकर कोरोना या स्पार्किंग का प्रॉब्लम मेनली हो सकता है। ठीक है? तो ध्यान रखना, ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज की वजह से स्पेसिंग हम लोगों को ज़्यादा रखना पड़ता है। दूसरा, अगर मैं ट्रांसमिशन नहीं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के बारे में बात करूँ, किसके बारे में? डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के बारे में। बताओ, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जनरली किलो में नहीं सिर्फ वोल्ट में होती है, तो यहाँ आ जाओ। हमारे पास वोल्ट में होती है, यानी वोल्टेज बहुत कम होता है, किलो में नहीं होता, बेचारा वोल्ट होता है, 230 वोल्ट, 400 वोल्ट, खींच के 11 केवी। ठीक है? यहाँ आ जाओ। बताओ, इस केस में हमारे पास E बराबर V/D के बारे में बात करूँ, तो वोल्टेज बहुत कम है, तो E का कोई ज्यादा मैटर नहीं है, यानी आप लोग यहाँ स्पेसिंग कम भी रखो तो चलेगी, चलेगी। ठीक है ना? क्योंकि ध्यान रखना, वोल्टेज बहुत कम है, तो E वैसे ही बहुत कम होता है। तो ज़्यादा आप लोगों को स्पेसिंग स्पेसिंग बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान रखना, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में लाइन काफ़ी पास-पास होती है। तो ध्यान रखना, ट्रांसमिशन लाइन में तो टावर बनाए जाते हैं, बड़े-बड़े टावर, स्टील के टावर। जबकि डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बनाए जाते हैं? पोल। कौन से पोल? एक आरसीसी का पोल खड़ा कर दिया, छोटा-सा, जिसमें बा पास-पास में वायर होते हैं, ज़्यादा दूर नहीं होते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ स्पेसिंग कम होती है, यहाँ स्पेसिंग ज़्यादा होती है। मुझे बताओ, x इज़ इक्वल्स टू ओमेगा एल होता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं, एल का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज़ म्यू अपॉन 2 पाई एल एन टी अपॉन आर। बताओ, ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर के बीच में स्पेसिंग ज्यादा होती है, स्पेसिंग ज्यादा होने की वजह से एक्स का वैल्यू भी ज्यादा होता है। तो बताओ, इसका एक्स बाई आर रेशो भी क्या होगा? हाई होगा। किसके लिए, किसके लिए, किसके लिए? ट्रांसमिशन लाइन के लिए। अगर मैं यही बात डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए करूं, तो बताओ, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा एल। एल का वैल्यू कितना होता है? इट इज म्यू अपॉन 2 पाई, वही एल एन डी अपॉन आर। तो आप डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में आप लोग खुद देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हमारा स्पेसिंग लाइन के बीच का कम है। बताओ, स्पेसिंग कम है यानी डी कम है, तो आप लोगों का एल भी कम होगा, और एल कम होने का मतलब है रिएक्टेंस कम होगा। तो बताओ, एक्स बाई आर का रेशो भी क्या होगा? कम होगा। तो ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ये हमारे पास ग्रेटर होता है, ग्रेटर देन यूनिटी, और ये क्या होता है? लेस। लेस का मतलब लेस देन यूनिटी। तो बताओ, ट्रांसमिशन लाइन के लिए तो एक्स बाई आर का रेशो क्या होता है? ट्रांसमिशन लाइन के लिए तो ध्यान रखना, कंडक्टर के बीच में स्पेसिंग ज्यादा होने की वजह से इंडक्टेंस का इफेक्ट ज्यादा, तो हमारे पास एक्स बाई आर का रेशो भी हाई होता है। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हमारे पास स्पेसिंग कम होने की वजह से लाइन के बीच में इंडक्टेंस का इफेक्ट कम, तो एक्स का इफेक्ट भी कम, तो एक्स बाई आर का रेशो भी कम होता है। कम का मतलब कितना होता है? लेस देन 1 होता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी। कई बार ध्यान रखना, एग्जाम में आप लोगों को कंफ्यूज कर देता है, आपको एक्स बाई आर की जगह आर बाई एक्स का रेशो पूछ लेता है। अब मान लो आप रट गए, वहाँ एक्स बाई आर की जगह आर बाई एक्स आ गया। पहले तो यहाँ इसी को रटने में कंफ्यूजन, या ट्रांसमिशन के लिए सर ने ग्रेटर देन वन बताया था कि लेस देन वन बताया था कि क्या क्या। तो कंसेप्ट याद रखो, ट्रांसमिशन में लाइन हाई वोल्टेज की होती है, तो स्पेसिंग काफी ज्यादा होती है। स्पेसिंग जितनी ज्यादा होगी, एक्स का वैल्यू यानी इंडक्टेंस का वैल्यू उतना ही ज्यादा होता है, फॉर्मूला से जानते हैं ट्रांसमिशन में। और डिस्ट्रीब्यूशन में स्पेसिंग ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, कम स्पेसिंग होती है, छोटे छोटे वोल्टेज की लाइन है, स्पेसिंग कम है, तो एक्स यानी एल का वैल्यू भी कम है, तो एक्स बाई आर का रेशो भी क्या है हमारे पास? कम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यही कंसेप्ट आपको आर से भी समझाया जाता है। ध्यान रखना, ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग पावर से समझाते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप के हिसाब से समझाते हैं। तो मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करूंगा, फिर वो और ज्यादा थ्योरी क्रिएट कर देगा। तो आई थिंक स्पेसिंग से आई थिंक आप लोगों को बातें क्लियर होंगी। अगर ये बात क्लियर है, तो बताइए, हम लोग सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्लियर है ये बातें? क्लियर है दोनों? ठीक है, चलें आगे। यहाँ आ जाओ, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ बात कर लेते हैं। क्लियर, यहाँ आ जाइए। तो बताओ, इस वक्त आप लोगों से क्या पूछ रहा है? तो इस वक्त आप लोगों से डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए पूछ रहा है।
ठीक। तो बताओ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हमारे पास कंडक्टर के बीच में स्पेसिंग कम तो इंडक्टेंस भी कम, तो एक्स बाई आर भी कम, तो एक्स बाई आर का रेशो लेस देन यूनिटी, यानी ए आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हमारे पास ए वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कोरोना लॉस इज मिनिमम इन विच वन? कोरोना लॉस का वैल्यू कम से कम कहाँ होता है? बताइए मिनिमम वैल्यू कोरोना लॉस का आप लोगों को कहाँ होगा? यहाँ आ जाइए, कोरोना लॉस के बारे में बताइए। देखो यहाँ पर सारी बातें एचवीडीसी और एचवीएसी में बात चल रही है, तो ध्यान रखना एसी और डीसी में कंपैरिजन करूं सबसे पहले तो एसी और डीसी में। तो ध्यान रखना अगर मैं एसी और डीसी में बात करूं, तो एसी और डीसी में अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना एसी और डीसी में से पहली बात तो एसी में तो कोरोना लॉस ज्यादा होते हैं। हमको कोरोना लॉस ज्यादा नहीं मिनिमम वाले बताने हैं। एसी में कोरोना लॉस ज्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि ध्यान रखना कोरोना लॉस वोल्टेज के हिसाब से होते हैं और हमारे पास एसी का वोल्टेज, ध्यान रखना एसी में हमारे पास, मान लो डीसी की बात करूं तो डीसी में वोल्टेज कैसे चलता है? ऐसे मान लो ये वी है, डीसी में फिक्स होता है, ये इसका मैक्स वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू सब यही होता है। बट अगर एसी में बात करूं तो ध्यान रखना जैसे कि आप लोग जानते हो कि एसी में हमारे पास वेवफॉर्म ऐसा होता है। कोरोना ध्यान रखना मैक्सिमम वोल्टेज के रेस्पेक्ट में होता है, और आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम वैल्यू डीसी में जो बाय डिफॉल्ट होती है वो आरएमएस वैल्यू होती है हर जगह, बाय डिफॉल्ट इज ऑलवेज आरएमएस, जो भी वोल्टेज गिवन होता है। बताओ अगर वी हमारा आरएमएस है तो एसी में ध्यान रखना मैक्सिमम निकालने के लिए आप लोग आरएमएस से आरएमएस का कितना टाइम्स कर देते हैं? रूट टू टाइम्स कर देते हैं। ध्यान रखना एसी में मैक्सिमम निकालने के लिए आरएमएस वैल्यू वी का कितना टाइम्स कर देते हैं? रूट टू टाइम्स। तो बताओ यहाँ पर कोरोना लॉस किसके हिसाब से होंगे? रूट टू वी के हिसाब से। जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा कोरोना लॉसेस। कोरोना लॉस का मैंने आप लोगों को फॉर्मुला डेराइव करवाया हुआ है, उसमें आप लोगों ने देखा था इट इज प्रोपोर्शनल टू वीपी माइनस वीडी का होल स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान रखना ये वी क्या है? ये अप्लाइड वोल्टेज है। ध्यान रखना वोल्टेज जितना ज्यादा होगा, ध्यान रखना कोरोना लॉस उतने ज्यादा होंगे। तो एसी और डीसी में सबसे पहले तो एसी में कोरोना लॉस ज्यादा होते हैं और डीसी में कोरोना लॉस कम होते हैं, इस बात को अच्छे से लिख लेना। ठीक है, एसी में कोरोना लॉस ज्यादा होते हैं, कोरोना लॉस ज्यादा होते हैं पीक वैल्यू की वजह से, और डीसी में हमारे पास कोरोना लॉसेस कम होते हैं क्योंकि यहाँ पर रूट टू वी है और वहां पे सिर्फ वी है। तो एसी और डीसी में किसमें कम होते हैं? डीसी में। अब डीसी में हमारे पास यहाँ तीन तीन दे रखे हैं, मोनोपोलर और बाइपोलर, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन। ध्यान रखना मोनोपोलर का मतलब होता है एचवीडीसी में हम एक ही वायर ले लेते हैं। कितना? एक वायर। यहाँ मैं आपको तीन क्वेश्चन बताऊंगा। पहले तो एसी और डीसी में से किसमें कोरोना लॉस कम होते हैं? डीसी में। एसी में कोरोना लॉस ज्यादा होते हैं, ये क्वेश्चन क्लियर होगा। क्लियर? नाउ लिसन, नाउ लिसन। नेक्स्ट हमारे पास क्या बात चल रही है? नेक्स्ट हमारे पास बात चल रही है कि हमारे पास मोनोपोलर एंड बाइपोलर दो वर्ड है। सबसे पहले मोनोपोलर, मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो ध्यान रखना सिंगल पोलर यानी सिंगल वायर हम लोग यूज करते हैं। और फिर रिटर्न वायर कौन सा यूज करते हैं? भाई करंट को अगर जाने के लिए एक वायर चाहिए तो आने के लिए यानी रिटर्न पाथ भी चाहिए, तभी तो क्लोज सर्किट होगा और सर्किट में करंट फ्लो हो पाएगी। तो ध्यान रखना मोनोपोलर में हम हमारे अर्थ को एज अ रिटर्न वायर यूज कर लेते हैं। रमेश ने सबसे पहले लिखा सिंगल कंडक्टर अर्थ इज यूज्ड एज अ रिटर्न पाथ इन मोनोपोलर, सो ए इज राइट। बिल्कुल ध्यान रखना हमारे पास ध्यान रखना हम लोग एक रिटर्न कंडक्टर हम लोग लेते हैं। तनुश्री ने बोला है बट सर डीसी में तो फ्रीक्वेंसी जीरो होता, क्या होता है क्या? बिल्कुल डीसी में तो फ्रीक्वेंसी का तो काम ही नहीं ना, फ्रीक्वेंसी तो जीरो होता है। ठीक है ना? यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए, लिसन वेरी केयरफुली। तो फ्रीक्वेंसी जीरो होता है तो अच्छी बात है ना, फ्रीक्वेंसी जीरो तो कोरोना लॉस थोड़े ना जीरो हो जाएंगे, एफ प्लस 25 होता है। बिल्कुल प्रेम ने आंसर भी दिया है, इट इज एफ प्लस 25 होता है सर। ठीक है ना? एफ प्लस 25 के अलावा पूरा होता है ना फॉर्मुला, कोरोना लॉस का फॉर्मुला भूल गए क्या आप लोग? मैंने लिखाया हुआ इट इज ओवरऑल क्या 240 अपॉन डेल एफ प्लस 25, आप लोगों के पास अंडर रूट आर अपॉन डी, देन हमारे पास बीपी माइनस बीडी का होल स्क्वायर इंटू 10 माइनस का 5 किलोवाट पर फेज पर किलोमीटर। अभी वोल्टेज के हिसाब से पूछा था तो हाई वोल्टेज के लिए कोरोना लॉसेस हाई होते हैं एसी में। ठीक है, ये सारी क्लासेस हम लोग बात कर चुके हैं। बट कोरोना लॉस इन डीसी इक्वल टू एसी, कोरोना लॉस अपॉन 3 होता है राहुल। अरे ऐसा किसने कहा डिवाइड बाई 3 होता है भाई? है राहुल, ऐसा कहां पर कंसेप्ट लिखा हुआ है? इस कंसेप्ट के हिसाब से चलो ना, डिवाइड बाई 3 का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। ऐसे ऐसे रिलेशन पे मत जाओ भाई। वो पावर लॉस की बात कर रहे हो आप, कोरोना लॉस की बात नहीं कर रहे हो। ठीक है ना? यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। तो ध्यान रखना मोनोपोलर में एक ही वायर यूज करते हैं, दूसरा वायर हम लोग एज अ रिटर्न कंडक्टर हम लोग अर्थ को यूज कर लेते हैं, और बाइपोलर में हम लोग पूरा दो वायर प्रोवाइड करवाते हैं।
बताओ सिंगल वायर में हमारे पास लॉसेस क्या होंगे, कम होंगे। तो ध्यान रखना सिंगल वायर में लॉसेस कम होंगे, तो हम लोगों ने मिनिमम वाला आंसर लगाया। क्लियर। दूसरा आप लोगों का, मैंने आप लोगों को कहा था मैं इसमें 3 क्वेश्चन बताऊंगा, तो पहला क्वेश्चन तो क्या, पहला क्वेश्चन यही था कि एसी में तो कोरोना लॉस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां पर पीक वैल्यू √2v टाइम्स होती है, √2 टाइम्स होती है। पीक वैल्यू की वजह से एसी में कोरोना लॉस ज्यादा, डीसी में कम। और डीसी में भी हमारे पास मोनोपोलर बाइपोलर में किस में कम होते हैं, तो डीसी में भी कोरोना लॉस मोनोपोलर में कम होते हैं, क्योंकि मोनोपोलर में हमारे पास एक ही वायर यूज करते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन, ध्यान रखना हमारे पास, अगर मैं बात करूं थर्ड क्वेश्चन के बारे में, आपसे पूछा जाता है एसी ट्रांसमिशन के लिए, एसी ट्रांसमिशन में मिनिमम कितने वायर रिक्वायर्ड होते हैं ट्रांसमिशन के लिए, और डीसी में मिनिमम कितने हैं। तो देखो डीसी में तो मोनोपोलर लिंक यूज करके आप लोग मोनोपोलर लाइन यूज करके मिनिमम एक वायर से ट्रांसमिशन कर सकते हो। तो ध्यान रखना डीसी ट्रांसमिशन में मिनिमम कितना वायर चाहिए, तो मिनिमम ध्यान रखना मिनिमम मिनिमम 1 वायर से ट्रांसमिशन हो जाता है। बट अगर आप बात करो एसी ट्रांसमिशन की, तो ध्यान रखना एसी ट्रांसमिशन में मिनिमम कम से कम आप लोगों को 2 वायर तो चाहिए ही चाहिए। कितने वायर चाहिए आप लोगों को, मिनिमम 2 वायर तो चाहिए ही चाहिए। क्लियर है। तो ध्यान रखना आप लोगों को मिनिमम की बात चल रही है। तो ध्यान रखना एसी में सिंगल फेज एसी बनाते हो ना, उसमें 2 वायर होते हैं, एक करंट ले जाने के लिए और एक करंट को लाने के लिए। तो ध्यान रखना डीसी में मिनिमम 1 और एसी में मिनिमम 2 हमारे पास चाहिए होते हैं। सर डीसी के लिए कोरोना लॉस इज इक्वल टू 25 हर्ट्ज, ये क्या है भाई आयुष, कोरोना लॉस हर्ट्ज में कब से आने लग गया, क्या हो रहा है ये, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा वो फ्रीक्वेंसी, हाँ एफ को 0 करोगे तो 25 हर्ट्ज पर निकलेंगे, तो वो रिलेशन थोड़े ना आएगा /3 वाला, है ना, ऐसा कुछ रिलेशन नहीं आएगा। ठीक है ना। आई थिंक आयुष क्लियर होगा आपको, मतलब आपने भी क्लियर ही किया है, दैट इज ओके। ठीक है ना। तो ध्यान रखना एचवीडीसी में मिनिमम कितने वायर चाहिए ट्रांसमिशन के लिए, एक, और एसी में मिनिमम कितने वायर चाहिए, 2। क्लियर है। एक ही कंडक्टर, लेकिन सर घर में तो एक ही, तो घर में ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन थोड़े ना होता है बेटा, घर में होती है वायरिंग, वायरिंग अलग चीज होती है लिटिल, क्या, घर में अलग चीज होती है, घर में होती है वायरिंग, हम लोग यहाँ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं भाई। ठीक है ना। हमारे घर में भी एक वायर अलग से चलता है, उसे न्यूट्रल वायर कहते हैं। ठीक है ना। न्यूट्रल वायर भी हमारे पास 2 टाइप का होता है, ग्राउंड वायर और अर्थ वायर। ध्यान रखना हमारे पास, हमारे घर पर एक होता है ग्राउंड वायर जो हमारे पास कौन से ब्लैक कलर का होता है, और एक होता है अर्थ वायर जो ग्रीन कलर का होता है। दोनों अलग अलग काम होते हैं, जब अर्थिंग पढ़ेंगे देन वी विल टॉक। ठीक है लिटिल। वो वायरिंग होती है हमारे घर में, घर की बात मत करो, घर में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा ना होता है, घर में वायरिंग होती है। ये ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड ट्रांसमिशन और ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। ठीक है। तो आई थिंक ये चीज क्लियर होंगी। तो मैंने यहाँ 3 चीज बताई, लॉसेस किस में ज्यादा होते हैं, कोरोना लॉस एसी में। क्लियर। सर अर्थ पर चलते हैं तो करंट क्यों नहीं लगती है, लिटिल, अरे अर्थ पर कैसे करंट लगेगी है। अच्छा वो रिटर्न पाथ आ रहा है इसलिए, अरे नहीं देखो, यहाँ पर डीसी और एसी का मेन कंसेप्ट क्या होता है मुझे बताओ। डीसी में आप लोगों के पास, डीसी में आप लोगों के पास कुछ इस तरह से पावर होती है। अब आप लोगों ने 2 वायर प्रोवाइड तो करवा दिए हैं, बट मुझे बताओ करंट इस तरह से चलती है, यानी करंट हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव का मतलब है सिर्फ हमारे पास डीसी के केस में ध्यान रखना करंट सिर्फ एक ही वायर में चलती है, रिटर्न तो हम लोग कह देते हैं, रिटर्न का मतलब करंट आती नहीं है। एक्चुअल में डीसी में पोलरिटी चाहिए होती है, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। आपको याद है ग्राउंड का पोटेंशियल कितना है, 0। ध्यान रखना डीसी के केस में 2 वायर, एक तो ऊपर होता है और एक नीचे ग्राउंड को हम एज ए रिटर्न कंडक्टर ले। रिटर्न का मतलब है डीसी में हमको पोलरिटी बनानी होती है, कंडक्टर का प्लस, ग्राउंड के पास लो पोटेंशियल होता है तो हम लोग इसका पोलरिटी माइनस ले लेते हैं। माइनस का मतलब इसके पास वोल्टेज थोड़े ना होता है, इसके पास कितना वोल्टेज होता है, 0। तो आप लोगों को झटका नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि धरती माता का पोटेंशियल तो कितना है, 0 होता है, तो इस पर तो कोई करंट आता ही नहीं है। ठीक है ना। हमारे पास ध्यान रखना डीसी में सिर्फ ऊपर ऊपर वाले वायर में करंट फ्लो होती है। ये तो सिर्फ रेफरेंस यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने के काम आता है और कुछ नहीं है। ग्राउंड में कोई करंट फ्लो नहीं होती। बट एसी में बात करें, अगर एसी में आप लोग अपने अर्थ वायर को एज ए रिटर्न कंडक्टर ले लेते तो दिक्कत हो जाती, क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि एसी में हमारे पास वेवफॉर्म, हमारे पास ऐसी नहीं इस तरह से चलती है, यानी कि पॉजिटिव साइकिल में भी चलती है, नेगेटिव यानी कि ऊपर कंडक्टर में भी जाएगी और नीचे रिटर्न पाथ यानी कि अर्थ में भी जाती। और अर्थ में जैसे ही करंट फ्लो होती हमें झटका लग जाता। तो हम लोग एसी के केस में कभी भी अर्थ को एज अ रिटर्न कंडक्टर यूज नहीं करते, सिर्फ किसमें यूज करते हैं, डीसी में। क्यों, क्योंकि डीसी में सिर्फ ऊपर वाले वायर में करंट फ्लो होती है, बट एसी में ऊपर वाले वायर में भी फ्लो होगी और ग्राउंड में भी फ्लो होगी, यानी कि आप लोगों के को कंडक्टर में जो करंट को लेके जा रहा है और रिटर्न कंडक्टर में भी करंट फ्लो होती है। तो ध्यान रखना आप लोग कभी भी एसी में अर्थ को कभी भी एज अ रिटर्न कंडक्टर यूज नहीं करते, सिर्फ किसमें यूज करते हो, डीसी में यूज करते हो। तो एसी में मिनिमम कितने वायर चाहिए, 2 वायर, एक करंट को ले जाने के लिए, एक करंट को लाने के लिए। जबकि डीसी में सिर्फ कितना वायर चाहिए, 1 वायर। क्लियर।
आई थिंक क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्लियर? गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। अरे ये तो वही क्वेश्चन आ गया जो ये मैंने पूछा। आई थिंक ये हो गया होगा। सर लोकोमोटिव में जो करते हैं वो भी एसी होता है, उसमें एक ही कंडक्टर ऊपर जाता है। आयुष वो अलग चीज है। लोकोमोटिव पढ़ेंगे तो वहां पर एक कंडक्टर, अर्थ को हम एज ए रिटर्न कंडक्टर लेते हैं। अर्थ का मतलब है वहां एक कंडक्टर होता है नीचे जिसको हम रेल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेल। सर रेल क्या होती है? रेल का मतलब रेलगाड़ी नहीं है। वो जो पटरी होती है ना उसी को हम एज अ रेल कहते हैं। ध्यान रखना, वहां पटरी पर एक वायर चलता है, दैट इज कॉल्ड, उसी उसी वो जो पटरी होती है उसी को हम रेल कहते हैं। वो रेल यहाँ पर एज अ अर्थ वायर होता है। उसके लिए ध्यान रखना, आप लोग पूरे जहां पर भी पटरियां होती है, लोकोमोटिव होता है, हर थोड़ी देर में एक पोल दिखेगा आपको। ध्यान रखना वो पोल एक्चुअल में उस पर्टिकुलर ऊपर वाले वायर को अर्थ से कनेक्ट करके रखता है, यानी वो बार बार उस रेल वाले वायर को अर्थिंग प्रोवाइड कराता रहता है। तो ध्यान रखना, अर्थिंग का मतलब है जब आप वहां खड़े रहते हो तो झटका नहीं लगता। लोकोमोटिव के काफी अलग प्रिंसिपल है, जब पढ़ेंगे देन वी विल टॉक आयुष, ठीक है ना। लोकोमोटिव भी हमारे सिलेबस में ट्रैक्शन, तो ट्रैक्शन पढ़ेंगे देन हम लोग उस बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। एचवीडीसी में आप लोगों से पूछा है कि मिनिमम कितने कंडक्टर चाहिए, तो डीसी में भी बताया था 1 कंडक्टर। ठीक, मैक्सिमम का आंसर आ चुका है ए। ठीक है। मीनू पूछ रही है मिनिमम करंट फॉर इलेक्ट्रिक शॉक इन बॉडी। बेटा ये सब तो कोई आप लोग के कंसेप्चुअल आंसर नहीं है ना, ये तो आप गूगल पे सर्च करो आराम से मिल जाएंगे कि इलेक्ट्रिक शॉक इन बॉडी के लिए मिनिमम करंट कितनी चाहिए, मीनू एंड ऑल दैट। ये तो आप गूगल पे डालो आराम से मिल जाएगा कि ह्यूमन बॉडी का, ड्राई बॉडी का कितना रेजिस्टेंस होता है, आप लोगों का वेट बॉडी का क्या होता है, शॉक लगने के लिए मिनिमम कितनी करंट चाहिए, ये तो गूगल पे मिल जाएंगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे बात कर ले हम लोग तो, आई थिंक है ना। कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे नहीं कुछ भी, मतलब ऐसा, मतलब आप कोशिश करो कि जितना क्वेश्चन आप लोग डायरेक्ट वाले क्वेश्चन है वो तो खुद से लगाओ, ठीक है ना। मैं तो आप लोगों के प्रॉब्लम्स के लिए आया हूँ ना, तो प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें तो ज्यादा बेटर है, जिनके पीछे कुछ कंसेप्ट छुपा हो। अब ह्यूमन बॉडी में झटका कितनी करंट पे लगता है, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है ना। यहाँ नहीं, नहीं राजेंद्र कोई ब्रेक नहीं मिलेगा, ब्रेक की क्या जरूरत है, साला पढ़ा मैं रहा हूँ, एनर्जी मेरी खर्च हो रही है, ब्रेक चाहिए। डीएमआरसी जेई 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, सॉल्व करो इसे। व्हाई आर द शंट रिएक्टर्स कनेक्टेड एट रिसीविंग एंड ऑफ द लॉन्ग ट्रांसमिशन। शंट रिएक्टर को क्यों यूज करते हैं रिसीविंग एंड पर? बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ। डीएमआरसी के एग्जाम में आया हुआ है। अब मैं सारे जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वही आएंगे अब, ठीक है ना। आप लोगों को सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे वो मैं करा चुका हूँ ओवरऑल। अब आप लोगों के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर बताते जाओ। बच्चा बच्चा जानता है शंट रिएक्टर को रिसीविंग एंड पर तब लगाते हैं जब फेरांटी इफेक्ट हो रहा हो, यानी फेरांटी इफेक्ट को खत्म करने के लिए लगाते हैं। फेरांटी इफेक्ट का मतलब है वोल्टेज राइज को रोकने के लिए। कौन से लोड पर होता है? लाइट लोड पर। किसकी वजह से? कैपेसिटर की चार्जिंग करंट की वजह से, कैपेसिटर की वजह से। तब हमारे पास शंट रिएक्टर लगाते हैं, तो आई थिंक बी करेक्ट होगा। बात कर चुके हैं फेरांटी इफेक्ट के बारे में, कल ही बात करी है, ठीक है। सबका आंसर आ चुका है, आगे बढ़ते हैं। गिव मी द आंसर। अच्छा, इस बारे में भी मैं बात कर चुका हूँ, फिर भी बताइए। इस बारे में भी हम बात कर चुके हैं, ये भी डीएमआरसी में आया हुआ क्वेश्चन है 2016 में, ठीक है ना। यहाँ जाइए, डीएमआरसी 2016 का क्वेश्चन है। गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज पढ़ा चुका हूँ, कोरोना में पढ़ाया था, ठीक है ना। मतलब मॉइस्चर बढ़ने के साथ क्या होता है, तो मैंने आप लोगों को मॉइस्चर कंटेंट कब बढ़ते हैं मैंने आपको बताया था, ह्यूमिडिटी में बढ़ते हैं। आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बता चुका हूं मैं आप लोगों को कि मॉइस्चर कंटेंट कब बढ़ते हैं, डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज। मॉइस्चर कंटेंट कब बढ़ते हैं, तो मैंने आपको बताया था मॉइस्चर कंटेंट का मतलब है ह्यूमिडिटी जब ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है ना। ह्यूमिडिटी के टाइम पर मॉइस्चर, बताओ ह्यूमिडिटी के टाइम पर वीडी घट जाता है कि बढ़ जाता है, डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज डिक्रीज और इंक्रीज। इंक्रीज डिक्रीज पता नहीं, जो भी दे रखा है मतलब वही बताइए आप लोग क्या हो जाता है। गिव मी द आंसर, ए और सी। इंक्रीज विद डिक्रीज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन एयर एंड ऑल दैट। आप ए और बी में से बताइए, सी और डी को नहीं। अभी डिक्रीज विक्रीज के बारे में बात मत कीजिए, ठीक है ना। इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, कट इट। यहाँ आ जाओ, सिर्फ इंक्रीज के बारे में बताओ, मॉइस्चर इंक्रीज करने पर क्या होगा, ठीक है ना। क्योंकि वो एक दूसरे के जस्ट इनवर्स ही हैं, ठीक है ना। अब देखो डीएमआरसी में दिया हुआ क्वेश्चन है, ए और सी एक दूसरे के इक्वली हैं और सी और डी एक दूसरे के इक्वली हैं, बात एक ही है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो बी और सी ने इंक्रीज के हिसाब से बताइए आप मुझे जो भी आंसर है, ठीक है ना। ए और बी में से कोई आंसर बता दीजिए। देखो मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि वीडी, वीडी इज इक्वल टू कितना होता है, डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज। तो मैं आप लोगों को पढ़ाया, इट इज 21.2 एम डेल आर एल एन डी अपॉन आर।
बताओ यहाँ डेल क्या होता है? डेल एयर डेंसिटी फैक्टर होता है, फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है, P अपॉन 760 इंटू 300 केल्विन अपॉन आप लोगों का टेम्परेचर T। अच्छा, मैं आपको पढ़ाया हुआ हूँ कि ह्यूमिडिटी के टाइम पर मॉइस्चर कंटेंट एयर में बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बताओ ह्यूमिडिटी कब होती है, मॉइस्चर कंटेंट कब ज्यादा बढ़ जाते हैं? तो ह्यूमिडिटी वहां तब होती है जब गर्मी का महीना होता है, मई और जून। यानी ह्यूमिडिटी के टाइम पर मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा होते हैं जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है गर्मी के दिनों में। ध्यान रखना, उस टाइम पर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा हो जाने की वजह से हमारे पास एयर का प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, प्रेशर बहुत ही कम हो जाता है। ध्यान रखना, गर्मियों के दिनों में जनरली ह्यूमिडिटी होती है, उस टाइम पे प्रेशर बहुत कम होने की वजह से डेल का वैल्यू बहुत कम हो जाता है। मतलब डेल का वैल्यू बहुत कम होने की वजह से हमारे पास वीडी का वैल्यू भी बहुत कम हो जाता है, यानी इंक्रीज ऑफ मॉइस्चर डिक्रीज कर देता है डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज को। ए विल बी द आंसर। हम लोग इस बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला अपना लू, ए इज राइट। मनाली वाला फॉर्मूला, अरे मनाली में भी ह्यूमिडिटी होती है क्या धीरज? मैं यार मनाली कभी गया नहीं है। मैं तो बॉम्बे गया हूँ, तो बॉम्बे में जरूर ह्यूमिडिटी होती है। मनाली तो मेरे ख्याल से ठंडा ही होगा यार। है, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। चले, क्लियर होगा आई थिंक। वी हैव टॉक्ड अबाउट इट। ह्यूमिडिटी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, यहाँ आ जाओ। 77 के बाद 78 पर हम लोग बात करेंगे। दिस इज द क्वेश्चन। ये आप लोगों का डीएमआरसी में ही आया हुआ क्वेश्चन है 2016 का। व्हाट टाइप ऑफ इंसुलेटर विल बी डिजाइन फॉर इफ द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज टू बी चेंज्ड? कौन सा इंसुलेटर यूज करते हैं जब डायरेक्शन आप लोगों को क्या करनी हो, चेंज करनी हो, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन चेंज करनी हो? बताइए कौन सा इंसुलेटर हम लोग जनरली यूज करते हैं, गिव मी द आंसर। अच्छा आयुष, मनाली में प्रेशर कम होता है, बिल्कुल हिली एरियाज पे आप लोगों के पास प्रेशर ज्यादा होता है। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है मनाली में? प्रेशर लो नहीं होता होगा, प्रेशर हाई होता होगा मेरे ख्याल से आयुष, ठीक है ना। पहाड़ी इलाकों में आई थिंक। हाँ भाई, आंसर आ रहे हैं। हिमांशु, शेकल को हटा दीजिए, शेकल अब यूज नहीं होते हैं, समय जा चुका है। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर हम लोग यूज करते हैं। ध्यान रखना, स्ट्रेन टाइप का आंसर आप लोगों के पास जनरली 4 पॉइंट बता रहा हूं। या तो लिखा हो कि डेड एंड पॉइंट पर, आखिरी सिरे पर, डेड एंड पॉइंट पर कौन सा इंसुलेटर यूज करते हैं, स्ट्रेन टाइप। या लिखा हो कोई शार्प कर्व पॉइंट हो, शार्प कर्व। तीसरा, या लिखा हो शार्प कॉर्नर पॉइंट, लिखा हो शार्प कॉर्नर। चौथा, बोर्ड पे लिखा हुआ है क्या, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन को क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। यानी जब किसी ट्रांसमिशन लाइन की डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, यानी कोई शार्प कर्व आ रहा हो या कॉर्नर पॉइंट आ रहा हो या लाइन जहां पर खत्म हो रही हो, तो ध्यान रखना, जब कभी कहीं पर कोई मोड़ आ रहा हो, डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, तो ध्यान रखना डायरेक्शन चेंज होने के चक्कर में जो टी पॉइंट बनता है, इस टी पॉइंट पे इधर वाली लाइन का और इधर वाली लाइन का, दोनों लाइन का वेट इस पर आता है, और दोनों लाइन के वेट की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ जाता है टी पॉइंट पर। अब अगर आपने यहाँ पर कोई वर्टिकल इंसुलेटर लगा दिया, जैसे सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, तो ध्यान रखना यहाँ से लाइन के डैमेज होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इस पॉइंट का टेंशन कम करने के लिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम करने के लिए, यहाँ कोई वर्टिकल इंसुलेटर नहीं, हम यहाँ एक हॉरिजॉन्टल इंसुलेटर लगाते हैं। और हॉरिजॉन्टल इंसुलेटर कौन सा होता है, स्ट्रैंड टाइप। ध्यान रखना, पिन टाइप और सस्पेंशन टाइप दोनों कौन से इंसुलेटर होते हैं, वर्टिकल टाइप के, वर्टिकल टाइप के, जो आपके डेड एंड पॉइंट पर, शार्प कर्व पर, शार्प कॉर्नर पर, इन सभी पॉइंट पर स्ट्रेस को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे लाइन के टूटने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मैकेनिकल स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हम लोगों को कोई वर्टिकल इंसुलेटर नहीं, हम लोगों को कोई हॉरिजेंटल इंसुलेटर चाहिए। और ध्यान रखना, हॉरिजेंटल इंसुलेटर की बात करूं, हिमांशु ने बोला है सर इस क्वेश्चन का आंसर एसएससी जेई में शेकल टाइप लिया हुआ है। वो बहुत पहले की बात होगी हिमांशु, शेकल टाइप आज के टाइम पे यूज नहीं होते हैं, इसलिए अब कभी भी आंसर आएगा तो स्ट्रेन टाइप आएगा, वो एसएससी का पुराना पेपर होगा इसलिए दे रखा होगा, ठीक है ना। ध्यान रखना, हर जगह अभी के टाइम पर आपको स्ट्रेन टाइप मिलते हैं, शेकल अब यूज करना ही बंद कर दिए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, हमारे पास इस टी पॉइंट पर, शार्प कॉर्नर, शार्प कर्व, इन सभी पॉइंट पर ध्यान रखना, हमारे पास हॉरिजेंटल शेप का हम लोग कंडक्टर, वो इंसुलेटर लगाते हैं। हॉरिजेंटल शेप का कौन होता है, स्ट्रेन टाइप, और बाकी सब क्या है, वर्टिकल। क्लियर होगा आई थिंक, क्लियर होगा आई थिंक। रिवर एंड पर भी यही यूज करते हैं, बिल्कुल रिवर एंड पर, जितने भी रिवर एंड, डेड एंड, हाँ मतलब सब पॉइंट पर आप लोगों को यही मिलेगा, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर है, चले हम लोग, चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम लोग बात करते हैं। हाउ मच इज द न्यूट्रल करंट व्हेन द लोड्स आर परफेक्टली बैलेंस्ड इन अ थ्री फेज सिस्टम? गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। आप लोगों से न्यूट्रल की करंट पूछिए बैलेंस सिस्टम की।
बैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम की आप लोगों से न्यूट्रल करंट पूछिए, न्यूट्रल करंट क्या होगी? गिव मी द आंसर। डिस्ट्रीब्यूशन में पोल एंड का आंसर दिया है शेकल सर, डिस्ट्रीब्यूशन में पोल एंड का आंसर दिया है शेकल सर, उसमें स्ट्रेन ऑप्शन नहीं था। हाँ, तो स्ट्रेन ऑप्शन ना हो तब हम लोग शेकल यूज करते हैं, और आई थिंक वो बहुत पुराने वाली बुक से क्वेश्चन उठाया हुआ होगा आयुष, इसीलिए शेकल आ गया है। ठीक है ना? अभी आज के प्रेजेंट टाइम में प्रैक्टिकली स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर ही हम लोग जनरली हर जगह यूज करते हैं। ठीक है ना? हाँ भाई, मैक्सिमम लोगों का आंसर बी या जीरो आ रहा है, बिल्कुल दिस वन। तो मैंने आप लोगों को इसके पीछे कंसेप्ट बता रखा है। बताइए, हमारे पास सपोज ये आप लोगों के पास, ये आप लोगों का लोड है, ठीक है? मुझे बताइए ओवरऑल, यहाँ पर सपोज हमारे पास न्यूट्रल, बताइए यहाँ से सपोज आई ए करंट आ रहा है इस लोड में, यहाँ पर आई बी करंट आ रहा है, यहाँ आई सी करंट आ रहा है, यहाँ न्यूट्रल करंट है। तो आप इस न्यूट्रल पॉइंट पर, न्यूट्रल करंट पर केसीएल लगाओ तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, यानी आई एन बराबर कितना हो जाएगा? आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी। बात करें, आई ए का मतलब है ए फेज की करंट आई एंगल 0 डिग्री, बी फेज की करंट आई एंगल माइनस 120 डिग्री, और सी फेज की करंट तो आई एंगल प्लस 120 डिग्री। दिस इज, ध्यान रखना तीनों फेज बैलेंस्ड है। बैलेंस सिस्टम का मतलब है तीनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और सबके बीच में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस। आई को अगर कॉमन ले लूं तो ध्यान रखना यहाँ 1 बचेगा, माइनस 120 को अल्फा स्क्वायर, और प्लस 120 को ध्यान रखना अल्फा कहते हैं। और मैं इस बारे में बता चुका हूँ अल्फा ऑपरेटर, कि ध्यान रखना 1 प्लस अल्फा स्क्वायर क्या हो जाता है हमारे पास? जीरो। तो ध्यान रखना ओवरऑल न्यूट्रल करंट क्या होगी? जीरो। तो बैलेंस कंडीशन में ध्यान रखना न्यूट्रल करंट हमारे पास क्या हो जाती है? जीरो। दिस इज जीरो। आई थिंक ये ओवरऑल प्रिंसिपल क्लियर होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। व्हाट इज द एंगल ऑफ सेपरेशन ऑफ वोल्टेजेस इन अ थ्री फेज सिस्टम? थ्री फेज सिस्टम में, थ्री फेज सिस्टम में हमारे पास वोल्टेजेस के बीच में सेपरेशन एंगल कितना होता है? बताओ इनमें से कौन सा वाला आंसर आएगा? गिव मी द आंसर। सेपरेशन एंगल। सब पीएलसी में बहुत प्रॉब्लम है। पीएलसी लिटिल, ये क्या है? पीएलसी का मतलब क्या है? बिल्कुल, सबका आंसर सही आ रहा है, 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। पिछले क्वेश्चन में करंट के लिए बात करी हुई वोल्टेज, तो ध्यान रखना नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं होगा। एक्चुअल आंसर होता है कितना? 120 डिग्री। बिल्कुल, एवरीवन इज करेक्ट आंसर, एवरीवन विल हैव करेक्ट आंसर 120 डिग्री। तो आई थिंक क्लियर होगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। फाइंड आउट दी, यूपीपीसीएल का में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेई 2014 में। फाइंड द करंट रेटिंग फॉर द फॉलोइंग सिस्टम। अब आप लोगों के देखना, आप लोग तमिलनाडु का, यूपी का, झारखंड का, उत्तराखंड का सारे पेपर आ जाएंगे आज तक, ऑल ओवर इंडिया में जितने ए जेई के एग्जाम हुए सारे क्वेश्चन आ जाएंगे आप लोगों के, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। फाइंड द करंट रेटिंग फॉर द फॉलोइंग सिस्टम। करंट रेटिंग पूछा हुआ है। एक आउटडोर पोल माउंटेड सब स्टेशन है जो इंस्टॉल किया गया है कौन से? एक पर्टिकुलर लोड 63 केवीए को सप्लाई करने के लिए। आप लोगों से करंट पूछा हुआ है, गिव मी द आंसर। प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर में सर, तो प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर यहाँ क्या लेने आ गया भाई लिटिल? है ये क्या है? प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर, क्या वो माइक्रो प्रोसेसर नहीं चल रहा बेटा, पावर सिस्टम चल रहा है ना? तो यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, इसके बारे में बात करो, इसके बारे में बात करो। गिव मी द आंसर। आंसर नहीं आया है अभी तक, वेटिंग फॉर द आंसर, वेटिंग 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 वेटिंग। गिव मी द आंसर। देखो, आप लोगों को इस ये लोड दिया हुआ है, बताओ आप लोगों के पास लोड के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आ जाओ। बताओ एस बराबर क्या होता है? केवीए। केवीए किसकी रेटिंग होती है? एस की। बताओ। बिल्कुल बिल्कुल पिंकी, एकदम सही आंसर आ रहा है। बिल्कुल एजेंट, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। डी आंसर किसी का 65 आ रहा है, किसी का 88 आ रहा है। बात कर लेते हैं। तो एस बराबर क्या होता है? वी इंटू आई। यहाँ जो ध्यान से समझना, एस कितना दे रखा है? तो 63 केवीए दे रखा है। बताओ केवीए का मतलब 10 की पावर क्या लगा दूं? 3। ठीक है, केवीए। बताओ ये लोड कहां से सप्लाई होगा? बताओ लोड कहां कनेक्ट होता है, प्राइमरी पे कि सेकेंडरी पे? ऑफ कोर्स लोड कहां कनेक्ट होता है? सेकेंडरी पे, तो हम 415 वोल्ट ले लेंगे। तो बताइए यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास? 415 वोल्ट। तो बस यहाँ से आई निकाल लीजिए। बताइए यहाँ से आई का वैल्यू कितना आ जाएगा? हाउ मच विल बी द आई? आई का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा? हाउ मच, हाउ मच, हाउ मच, हाउ मच? गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर। अच्छा, ये तो 415 थ्री फेज है, थ्री फेज तो लगाया नहीं हम लोगों ने, √3 VI। ठीक है ना?
सॉरी फॉर दिस वन, √3 VI, ठीक है ना। √3 लगाना भूल गए। ये आप लोगों का 415 इंटू आई, आप लोगों का आई का आंसर दीजिए, सॉल्व कीजिए इसे। तो आयुष का आंसर आ रहा है 87.6, यहाँ से आंसर निकालना। ध्यान रखना लोड कहाँ कनेक्ट होता है, सेकेंडरी पर 415 वोल्ट साइड पर आप लोगों का लोड है सब स्टेशन पर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आप लोगों का आई थिंक 88 ही आएगा, 88 एम्पियर मेरे ख्याल से, तो यही आना चाहिए। किसी का कुछ और आ रहा हो तो बताइए, कैलकुलेट कीजिए, गिव मी द आंसर। पिंकी ने वही 87.64 दिया है, बिल्कुल, जो आप लोगों का लगभग 88 हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों का ये क्वेश्चन क्लियर होगा, ठीक है। ध्यान से याद रखना, सब स्टेशन इंस्टॉल किया गया है फॉर सप्लाई टू एन एरिया। बताओ ये सब स्टेशन सप्लाई कर रहा है एक एरिया को जिसका लोड ये है, तो बताओ सब स्टेशन कहाँ पर सप्लाई करेगा। सप्लाई का मतलब है इसके सेकेंडरी साइड से ये लोड कनेक्ट है, तो एस बराबर क्या फॉर्मूला होता है, √3 VI। ध्यान रखना ये √3 VI कब लगाते हैं और 3 VI कब लगाते हैं। ध्यान रखना √3 VI तब लगाते हैं जब आप यहाँ लाइन वोल्टेज और लाइन करंट लिख रहे हो, और ध्यान रखना 3 VI तब लगाते हैं जब आप लोग यहाँ पर फेज वोल्टेज और फेज करंट लिख रहे हो। ध्यान रखना किसी भी सब स्टेशन की नेम प्लेट पर या गिवन डेटा हमेशा लाइन में होता है, तो आप जब भी लाइन में कैलकुलेशन करो तो 3 फेज में आगे √3 लगाना, और जब भी आप लोग जब भी आप लोगों को फेज वोल्टेज फेज करंट अगर कहीं पर बोला है तब आप लोग आगे 3 लगाना। तो अभी ध्यान रखना बाय डिफॉल्ट तो लाइन वोल्टेज लाइन करंट ही होते हैं, तो लाइन वाला फॉर्मूला लगाओ तो √3 और फेज वाला लगाओ तो 3, ठीक है। तो अभी तो इसकी जरूरत है नहीं, ठीक है ना। यहाँ आ जाइए, ये 3 और √3 का पंगा मैंने आप लोगों को ओवरऑल पूरा कंसेप्ट ध्यान रखना। आपके आईपेड का एक मैंने डेमो लेक्चर बना रखा है, उस आईपेड के डेमो लेक्चर में उसमें 6 क्लासेस मैंने ली हुई हैं, उन 6 क्लासेस में क्वेश्चन से समझा रखा है एस पी और क्यू का ओवरऑल। अगर किसी को पावर सिस्टम के बेसिक्स में दिक्कत हो ना कि सर ये एस क्या होता है, पी क्या होता है, क्यू क्या होता है, और तीनों पावर एस पी क्यू का आर एल सी से क्या रिलेशन है, और पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर का क्यू से क्या रिलेशन है, पूरा मैंने आईपेड और गेट के लिए, आईपेड के लिए स्पेशली मैंने 6 क्लासेस पहले से रिकॉर्ड कर रखी है, जो पिछले से पिछले वीक में मैंने आप लोगों को निम्बस लर्निंग पे मिल जाएगी। उन 6 क्लासेस में मैंने उन्हीं सब चीजों को ओवरऑल पूरा फॉर्मूला से क्वेश्चन से अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है, ठीक है ना। और आईपेड का एक डेमो लेक्चर भी है, निम्बस लर्निंग पे देख लेना। मेरा फोटो जहां दिख जाए ओपन कर लेना, जहां देखोगे वहां पर आप लोगों को हर काम की चीज मिल ही जाएगी, ठीक है ना। वहां से देख लेना, आपका एसपीक्यू का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलें आगे, क्लियर, चलिए यहाँ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। ये आपका यूपीपीसीएल जेई का 2014 का क्वेश्चन है। द इंक्रीज इन द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर विल लीड टू व्हाट। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की बात चल रही है क्या। अगर हाइट इंक्रीज कर दी जाए ट्रांसमिशन टावर की, तो बताओ इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पर क्या फर्क पड़ेगा। के लिए भी क्लास ली, गेट के लिए क्लासेस चालू होंगी पिंकी, क्लासेस चालू होंगी 22 तारीख से चालू है, ठीक है ना, गेट और आईपेड के लिए, ठीक है ना। उसके लिए भी इसी तरह से प्रॉब्लम बताएंगे। वो आप 6 लेक्चर देखना पिंकी, कौन सा आईपेड और गेट के लिए हम लोगों ने जो लिए हुए हैं, वो 6 लेक्चर में आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस हिसाब से बनेंगे, ठीक है ना। उन 6 क्लासेस में मैंने बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट समझाए हुए हैं, सिंपल सिंपल वाले समझाए हुए हैं बट अच्छे हैं, जो आप लोगों को बेसिक्स आप लोग एकदम क्लियर कर देंगे। देखो इस क्वेश्चन का ऑप्शन में ए बी सी डी सारे ही आ गए यार, क्या कर रहे हो, इतना पढ़ाने के बाद भी ये हालात हैं। नमन ने एकदम सही बात कही, सबसे मेन इंडक्टेंस सेम रहता है। मुझे बताओ टावर की हाइट बढ़ानी है, हाइट का मतलब होता है सपोज ये ग्राउंड है, टावर की हाइट बढ़ा रहे हो तो आप लोग हाइट बढ़ाने के साथ क्या बढ़ता है, मान लो यहाँ पर एक हाइट ये है, मान लो ये एच हाइट है, तो एच हाइट पर कैपेसिटेंस सी है। बताओ अगर आप लोगों ने ग्राउंड से हाइट को एच नहीं, सपोज आप लोगों ने 2h हाइट बना ली, तो बताओ यहाँ पर पहले से सी था ही सही, एच हाइट के लिए एक और सी आ गया, तो बताओ यहाँ पर हमारे पास दो कैपेसिटर किसमें आ गए, सीरीज में हमारे पास कैपेसिटेंस C/2 यानी रिड्यूस हो जाता है। तो ध्यान रखना जब भी आप लोग हाइट बढ़ाते हो एच की जगह 2h कर देते हो, हाइट को एच की जगह 2h कर देते हो, हाइट को एच की जगह 2h कर देते हो, तो कैपेसिटेंस सीरीज में ऐड होता है। कैपेसिटेंस सीरीज में ऐड होने पर ध्यान रखना, सीरीज में ध्यान रखना कैपेसिटेंस डिक्रीज होता है। बताओ इस हाइट का इंडक्टेंस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। इंडक्टेंस पे दो कंडक्टर के बीच की स्पेसिंग का फर्क पड़ता है, हाइट वाइट का फर्क नहीं पड़ता, हाइट वाइट का फर्क नहीं पड़ता, हाइट वर्ड है, हाइट हाइट हाइट, हाइट हमेशा ग्राउंड से नापी जाती है। ध्यान रखना इंडक्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रहा है। देखो आंसर क्या है हमारे पास, तो आप देख सकते हैं आप लोगों का सी आंसर हो जाएगा कि सर कैपेसिटेंस तो डिक्रीज हो रहा है बट इंडक्टेंस क्या रहेगा, इंडक्टेंस रिमेन्स अनअल्टर्ड यानी इंडक्टेंस विल रिमेन
सेम सेम सेम, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होगा, क्लियर होगा, क्लियर होगा। तो ध्यान रखना, हाइट बढ़ने के साथ कैपेसिटेंस सीरीज में आते हैं, और सीरीज में ध्यान रखना कैपेसिटेंस डायरेक्ट ऐड नहीं होता, पैरेलल में होता है। सीरीज में कैपेसिटेंस डिक्रीज होता है। तो ध्यान रखना, हाइट बढ़ाने पर कैपेसिटेंस डिक्रीज और इंडक्टेंस क्या रहेगा, सेम। आई थिंक क्लियर होगा, आई थिंक क्लियर होगा, आई थिंक क्लियर होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये आप लोगों का यूपीपीसीएल का क्वेश्चन था। ये आपका यूपीपीसीएल और आईओएफ आप लोगों को पता होगा, इट इज इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो आप लोगों का है, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। दिस इज क्या क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इन ऑर्डर टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस। आप लोगों से पूछा है कैपेसिटेंस का इफेक्ट ओवरहेड लाइन में अगर आप लोगों को नेग्लेक्ट करना हो, इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस कौन सी वाली लाइन है। बच्चा बच्चा जानता है कैपेसिटेंस का इफेक्ट किसमें नेग्लेक्ट हो जाता है। बच्चा बच्चा जानता है कि हमारे पास, ये धीरज ने क्या लिखा है, कैपेसिटेंस कम हो जाएगा पैरेलल में। अरे धीरज, पैरेलल में कम नहीं होता, सीरीज में कम होता है। धीरज, पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड होके बढ़ जाता है। यहाँ सीरीज में है ना, सीरीज बोलो धीरज, ठीक है। यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। बच्चा बच्चा जानता है कैपेसिटेंस कौन सी ट्रांसमिशन लाइन में नेग्लेक्ट होता है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में लेंथ किससे कम लेते हैं, 80 किलोमीटर से, 80 किलोमीटर से, 80 किलोमीटर से, 80 किलोमीटर से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ध्यान रखना, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में लेंथ क्या होता है, 80 किलोमीटर से कम। ध्यान रखना, शॉर्ट के लिए क्या होता है, शॉर्ट के लिए क्या होता है, शॉर्ट के लिए सबको पता है, लेस देन 80 किलोमीटर। मीडियम के लिए क्या होता है, बच्चा बच्चा जानता है, लेंथ मीडियम के लिए 80 किलोमीटर से कितना होता है, 240 किलोमीटर। और everyone knows that for the long transmission line the length will be greater than what, 240 kilometer, 240 kilometer. This is short, medium and long transmission line. क्लियर है? तो आप लोगों का डी आंसर हो जाएगा, दैट इज लेस देन 80 किलोमीटर। आई थिंक एवरीवन नोस दिस थिंग। चलें आगे, चलें आगे। क्लियर? यहाँ जाइए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन पे चलेंगे। दिस इज द क्वेश्चन, व्हेन विल द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बी सेम एज द ओमिक रेजिस्टेंस। गिव मी द आंसर। आप लोगों से पूछा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस। देखो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब होता है एसी रेजिस्टेंस, ओमिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है डीसी रेजिस्टेंस। आप लोगों से पूछ रहा है एसी और डीसी का रेजिस्टेंस कब ज्यादा हो जाता है, कब इक्वल हो जाता है, सेम हो जाता है। इफेक्टिव का मतलब एसी वाला। विकास कहीं कहीं 200 किलोमीटर दिया हुआ है, कोई बात नहीं, 200 किलोमीटर भी हो जाता है, तो उस केस में आपको 240 ऑप्शन में नहीं देगा। ध्यान रखना, 240 अगर ऑप्शन में दिया है तो ठीक है, अगर 240 नहीं दिया तब आपको 200 किलोमीटर लगाना है, ठीक है ना। वो जो आप 200 बोल रहे हो, 80 से 200, वो तब दिया होता है जब 240 ऑप्शन में ना हो। हमारे पास स्टैंडर्ड हम आई ट्रिपल को लेते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग थोड़ा सा रेंज, अलग अलग थोड़ा सा वेरी करा रखा है। किसी में शॉर्ट लाइन के लिए 80 किलोमीटर, किसी में 60 किलोमीटर भी दे रखा है। हम लोग आई ट्रिपल को रेफरेंस लेते हैं, और आई ट्रिपल को रेफरेंस लेते हैं हमारे नागराज कोठारी पावर सिस्टम वाले। तो हम नागराज कोठारी जी का ही पूरा ओवरऑल सॉल्यूशन देख रहे हैं जो आई ट्रिपल के द्वारा मान्य है, ठीक है। यहाँ जाए, बताओ इफेक्टिव रेजिस्टेंस यानी एसी रेजिस्टेंस और ओहमिक रेजिस्टेंस यानी डीसी रेजिस्टेंस किसमें इक्वल होता है। तो आपको पता होगा, मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में पढ़ाया कि जब स्किन इफेक्ट नेग्लेक्जिबल हो जाए, स्किन इफेक्ट नेग्लेक्जिबल हो जाए, तो ध्यान रखना, स्किन इफेक्ट नेग्लेक्ट होने के केस में हमारे पास एसी और डीसी हमारे पास इक्वल हो जाते हैं, स्किन इफेक्ट नेग्लेजिबल हो तो। और अगर स्किन इफेक्ट आ जाए तो एसी वाला डीसी का 1.6 टाइम, यानी एसी वाला ज्यादा होता है। यानी ये इक्वल कब होंगे, जब स्किन इफेक्ट नेग्लेजिबल होगा। ध्यान रखना, इनके इक्वल होने के लिए जरूरी है कि स्किन इफेक्ट क्या हो जाए, तो इन दोनों के इक्वल होने के लिए जरूरी है कि स्किन इफेक्ट हमारा नेग्लिजिबल हो जाए, नेग्लिजिबल हो जाए, स्किन इफेक्ट नेग्लिजिबल। बताइए, स्किन इफेक्ट नेग्लिजिबल होने से हमारा मेन मतलब क्या है। स्किन इफेक्ट नेग्लिजिबल होगा तब करंट का कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। स्किन इफेक्ट नेग्लिजिबल यानी सारा करंट का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। देखो करंट का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ, ये रहा डी ऑप्शन, व्हेन करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंडक्टर क्रॉस सेक्शन। सब लोगों ने सी आंसर दिया, आयुष के अलावा। आयुष का आंसर सी आया है। देन पावर फैक्टर, अरे पावर फैक्टर का तो कोई मतलब ही नहीं है। क्या कर रहे हो आयुष, गलती कैसे कर रहे हो, गलती कैसे कर रहे हो, गलती कैसे कर रहे हो, गलती कैसे कर रहे हो आयुष, गलती नहीं होनी चाहिए। सिंपल, ध्यान रखना, चांस एक ही मिलता है एग्जाम में, बस उसी चांस को गलत नहीं करना है। ध्यान रखना, जल्दबाजी में कभी आंसर नहीं देना है। एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करती है, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करती है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं, यहाँ आ जाइए।
द करंट इन अ ट्रांसमिशन लाइन, यूपीपीसीएल जे 2014 का क्वेश्चन है, द करंट इन ट्रांसमिशन अंडर नो लोड कंडीशन इज ड्यू टू द व्हाट। नो लोड कंडीशन में किसी में भी करंट, किसी भी हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन में करंट का मेन वजह कौन होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है ना। द करंट इन ट्रांसमिशन लाइन अंडर नो लोड कंडीशन इज ड्यू टू द व्हाट, गिव मी द आंसर। द करंट इन ट्रांसमिशन लाइन अंडर नो लोड कंडीशन इज ड्यू टू व्हाट, अंडर नो लोड कंडीशन। नो लोड कंडीशन में भी अगर किसी लाइन में करंट आ रही है तो वो किसकी वजह से आती है, तो सी आंसर आ रहा है, बिल्कुल ज्यादातर ने सी आंसर दिया है, कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन, ध्यान रखना। बिल्कुल बिल्कुल आयुष, अब जाके आंसर सही हुआ है, कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन, बिल्कुल मैक्सिमम का आंसर सही है। कैपेसिटेंस की वजह से ध्यान रखना, नो लोड की कंडीशन में भी करंट फ्लो होती है, ध्यान रखना। नो लोड का मतलब, मैंने आप लोगों को फेरांटी इफेक्ट पढ़ा है, बताओ फेरांटी इफेक्ट में नो लोड की कंडीशन ही होती है। बताओ फेरांटी इफेक्ट अंडर नो लोड कंडीशन में हम लोग कौन सा इफेक्ट पढ़ते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं फेरांटी इफेक्ट। और ध्यान रखना नो लोड के केस में फेरांटी इफेक्ट होता है। बताओ फेरांटी इफेक्ट में आपके पास लोड में तो कोई करंट होती नहीं है। बताओ हमारे पास सबसे मेन, हमारे पास हम लोग टी और पाई मॉडल बनाते हैं, आप लोगों को याद हो, आप लोगों को याद हो, आप लोगों को याद हो, तो हमारे पास मीडियम लाइन या लॉन्ग लाइन के लिए हम आर और एल करके और यहाँ पर सी बाई टू खेलते हैं, हम ये एक पाई मॉडल बनाते हैं, एक टी मॉडल बनता है और एक पाई मॉडल। सपोज हम लोगों ने पाई मॉडल बनाया है, कल हम लोगों ने टी और पाई मॉडल के एबीसीडी पैरामीटर भी देखे थे। बताओ यहाँ पर हमारे पास सेंडिंग एंड की करंट होती है और यहाँ हमारे पास रिसीविंग एंड की करंट होती है। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर कोई लोड तो है नहीं, यानी हम लोग यहाँ नो लोड पर ऑपरेट हो रहे हैं। हम लोग यहाँ किस पर ऑपरेट हो रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर नो लोड पर ऑपरेट हो रहे हैं। नो लोड पर ऑपरेट हो रहे हैं, नो लोड का मतलब यहाँ तो कोई करंट होगी नहीं, सर्किट ओपन पड़ा हुआ है। इसका मतलब यहाँ अगर कोई करंट होगी तो ध्यान रखना, यहाँ करंट होगी सिर्फ ये वाली जो कि चार्जिंग करंट है, जो कि यहाँ पर आप लोगों के पास होगी। तो बताओ लाइन में कौन सी करंट फ्लो हो सकती है, सिर्फ ये वाली। तो ये वाली का मतलब कैपेसिटर वाली है, चार्जिंग है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, फेरांटी इफेक्ट होता है। फेरांटी इफेक्ट होता है स्टैटिक कैपेसिटर में ही ना सर, स्टैटिक कैपेसिटर नहीं होता शक्ल, वो स्ट्रे कैपेसिटेंस होता है, स्ट्रे, स्ट्रे कैपेसिटेंस, ठीक है ना। तो चार्जिंग करंट की वजह से, तो ध्यान रखना फेरांटी इफेक्ट किसकी वजह से होता है, नो लोड पर कैपेसिटेंस की वजह से। तो ये वाली लाइन मिलेगी, ये वाली करंट मिलेगी। क्लियर होगा, आई थिंक क्लियर, क्लियर। तो आज का टाइम हमारा यही कंप्लीट होता है, नेक्स्ट हम लोग कल, नेक्स्ट हमारे पास इसको कंटिन्यू करेंगे 85 क्वेश्चन के बाद। आई थिंक आज अब क्वेश्चन का थोड़ा स्पीड बढ़ने लगा है, तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे क्योंकि मैक्सिमम कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, ओके बाय, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करो, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।